पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की किस्त नंबर 96 हिलती खोपड़ी। अंबर उड़न तशरी में कैद कर दिया गया था। उसने छोटे से कमरे को गौर से देखा भाला। ये कोई 10 फीट लंबा और 10 ही फीट चौड़ा एक मुरब्बा कमरा था। उसमें कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। फर्श, छत और दीवारें एक ही रंग की थी। एक तरफ दीवार के साथ छोटी सी मशीन रखी थी जिसमें रंग रंग के बटन लगे थे। अंबर ने दीवार को एक जगह से हिलाने की कोशिश की मगर वो बेहद मजबूत थी। उसे ये भी मालूम नहीं था कि आया उड़न तशरी उड़ रही है या एक जगह पर खड़ी है। तांबे की खौल वाली ये मखलूक जमीन पर कोई खतरनाक मंसूबा लेकर आई थी। अंबर इस राज को हल करना चाहता था। वो मालूम करना चाहता था कि यह आसमानी मखलूक क्या करना चाहती है, मगर उसके लिए जरूरी था कि पहले वो उस कैद खाने से आज़ाद हो। अंबर ने मशीन के पास खड़े होकर उसे गौर से देखा। उस किस्म की मशीन अंबर ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक बटन दबाया तो आवाज आई, मिस्टर अंबर, दूसरा बटन दबाने की कोशिश न करना। आवाज बड़ी साफ थी और कमरे की दीवार में लगे हुए किसी खुफिया लाउड स्पीकर से आ रही थी। अंबर के दिल में अब शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो दूसरा बटन भी दबाए। उसने दूसरा बटन भी दबा दिया। उसके साथ ही वही आवाज फिर उभरी, मिस्टर अंबर, अब भी वक्त है, बाहर आ जाओ। अंबर ने तीसरा बटन भी दबा दिया। तीसरे बटन पर आवाज ने फिर कहा, मिस्टर अंबर, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं कि चौथे बटन को हरगिज हरगिज ना दबाना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी और तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। अंबर हंस पड़ा। वो समझ गया कि आसमानी मखलूक को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो मर नहीं सकता। चुनाचे उसने चौथा बटन भी दबा दिया। इस तरह बटन का दबना था कि कमरे का फर्श जहां वो खड़ा था अपनी जगह से खिसक गया। फर्श इस तरह से खिसका कि अंबर उड़न तशरी के बाहर फजा में लुढ़क गया। अब उसे मालूम हुआ कि उड़न तशरी फजा में उड़ रही थी। अंबर ने हवा में गिरते ही नीचे देखा। उड़न तशरी शायद अभी अभी अपने अड्डे से उड़ी थी, क्योंकि जमीन के पहाड़ और मैदान और जंगल अंबर को साफ नजर आ रहे थे। अगर उड़न तशरी खला में प्रवास कर रही होती तो उसे सिवाय जमीन के गोले के और कुछ नजर न आता। अंबर हवा में नीचे जमीन की तरफ तेजी से गिर रहा था। तेज हवा के झोंके ने उसके जिस्म की खाल पर अपना जबरदस्त दबाव डाल दिया था। अंबर की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो उसकी खाल उतर जाती और वो हवा में ही हलाक हो जाता। अंबर ने देखा वो जंगल में उतर रहा है। जमीन के करीब पहुंचकर हवा का दबाव कम हो गया था। अंबर ने दोनों हाथ फिजा में फैला दिए। इससे उसके गिरने की रफ्तार कम हो गई। फिर एक झटके के साथ वो दरख्तों में आन गिरा। उसके गिरने से दरख्तों की टहनियां टूट फूट गईं, मगर अंबर को कुछ भी ना हुआ। एक मामूली सी खराश तक उसे ना आई। जमीन पर खड़े होकर उसने देखा कि वो जंगल में है। वो उस जगह पहुंचना चाहता था जहां आसमानी मखलूक ने जेर जमीन अपनी तजर्बागाह बना रखी थी। अंबर ने एक तरफ अंदाजे से चलना शुरू कर दिया। उधर उड़न तशरी से उसके गिरते ही वहां खतरे का अलार्म बज गया। आसमानी मखलूक ने देखा कि अंबर के कमरे का फर्श अपनी जगह से खिसका हुआ है। वो समझ गए कि अहमक दुनिया वाले ने बटन दबाकर अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया है। ये उड़न तशरी ऊपर एक सियारे पर जा रही थी। दुनिया की फजा से निकलते ही उड़न तशरी की रफ्तार रोशनी की रफ्तार में बदल गई। यानी खला में पहुंचने के बाद उड़न तशरी ने 1,86,000 मील फी सेकंड के हिसाब से सफर करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में उड़न तशरी कहकशां में थी और फिर कहकशां के पुरस्रार बादलों और गैसों में डूबे हुए सियारे पर उतर गई। उस सियारे की जमीन का रंग सुर्ख था और यहाँ ना कोई दरख्त था और ना घास। हर तरफ चटियल मैदान थे जहाँ काले रंग के गोल गोल पहाड़ जगह जगह बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बड़े बड़े पत्थरों को गोल करके लुढ़का दिया है। तांबे की मखलूक यहाँ तांबे के खौल पहने जगह जगह चल फिर रही थी। उड़न तशरी का कमांडर अपने अमला के साथ उड़न तशरी से निकलकर सीधा एक गोल गुम्बद वाले महल में दाखिल हो गया। ये तांबे का महल था और उसमें सियारे का सबसे बड़ा साइंसदान, जो सियारे का बादशाह भी था, अपनी लेबोरेटरी में तजर्बे कर रहा था। उसने भी तांबे का खौल पहन रखा था। कमांडर को देखकर उसने कहा, क्या खबर लाए हो? कमांडर ने अपनी जुबान में कहा, जमीन पर बेपनाह ऑक्सीजन और फास्फोरस है। हम एक हफ्ते के अंदर अंदर जमीन से सारी ऑक्सीजन और फास्फोरस एक सिलेंडर में जमा करके ले आएंगे। साइंसदान ने खुश होकर कहा, शाबाश। जिस कदर जमीन के अंदर है और जिस कदर इंसानों की हड्डियों में है, सारे का सारा सिलेंडरों में बंद करके यहाँ हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, नहीं तो इस सियारे की फजा जहर आलूद हो जाएगी और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। कमांडर ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं जनाब अली। हमने जमीन पर जो जमीन दोज लेबोरेटरी बनाई है, उसकी मशीन ने जमीन की फजा में से ऑक्सीजन और जमीन के अंदर से फास्फोरस इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। साइंसदान बोला, यह काम तुम्हें बड़ी एहतियात से करना होगा। दुनिया वालों को कानो कान खबर ना होने पाए। अगर किसी को पता चल जाए तो उसी वक्त हिला करके उसकी हड्डियों का भी सारा फास्फोरस खींच लो। कमांडर ने कहा, जनाब, एक नौजवान हमें अड्डे के आसपास मिल गया था। उसे हमने उड़न तशरी में कैद कर दिया था, लेकिन उस बदनसीब ने चौथा बटन दबा दिया और जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। साइंसदान ने पूछा, वो जरूर दुनिया वालों का कोई साइंसदान होगा कि जिसने बटन दबाने की कोशिश की। बहरहाल वो मर गया, अच्छा हुआ। आइंदा से एहतियात बरतना। अगर तुम्हारी जमीन दोज लेबोरेटरियों के आसपास कोई भी दुनिया का इंसान चलता फिरता नजर आए, उसे अंदर ले जाकर मार डालना और हड्डियों का फास्फोरस निकाल कर जमा कर लेना। ऐसा ही होगा जनाब। और हाँ, साइंसदान ने कहा, यह तो तुम जानते ही हो कि हम लोग मर नहीं सकते जब तक कि कोई शख्स हमारे तांबे के जिस्मों को आग न लगा दे। जमीन पर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन आग है।
और हमारे तांबे के खोल को आग लगाना कोई आसान काम नहीं। अब तुम फौरन वापस जाओ और अपना काम शुरू कर दो। मैं चाहता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जमीन पर रहने वाले तमाम इंसानों को हिला करके उनकी ऑक्सीजन और फास्फोरस सारे का सारा इकट्ठा करके यहाँ ले आओ, ताकि हम यहाँ अपनी ज़िंदगी को तबाही से बचा सकें। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और फास्फोरस ना मिला तो हमारे सैयारे पर एक भी शख्स जिंदा ना रह सकेगा। अब तुम जा सकते हो। कमांडर ने सर झुकाया और बाहर निकल गया। कमांडर ने अपने अमले को लोगों के साथ लिया, उड़न तश्तरी में सवार हुआ और उसे उड़ाकर जमीन की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ अंबर जंगलों में से गुजरता आखिर उस मकाम पर दोबारा पहुंच गया जहां जमीन के अंदर आसमानी मखलूक ने सारी दुनिया के लोगों को हलाक करने का खतरनाक मंसूबा शुरू कर रखा था। जमीन दोज लेबोरेटरी का खुफिया दरवाजा एक चट्टान के पीछे झाड़ियों के अंदर था। अंबर ने देखा कि झाड़ियों के अंदर जमीन खुदी हुई थी और एक ढलान सामने लोहे के बड़े मजबूत दरवाजे तक चली गई थी जो बंद था। दरवाजे के ऊपर और इर्द गिर्द झाड़ियां डालकर उसे छुपा दिया गया था। अचानक अंबर को उड़न तश्तरी की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से दरख्तों और झाड़ियों के पीछे छुपकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसे आसमान पर वही गिद्ध वाली उड़न तश्तरी नीचे आते दिखाई दी। अंबर के देखते देखते उड़न तश्तरी जमीन पर दरख्तों के दरमियान पोशीदा मकाम पर उतर आई। उसका दरवाज़ा खुला और वही कमांडर जिसने अंबर को कैद किया था बाहर निकल आया। उसके साथ उड़न तश्तरी के अमले के 4 आसमानी आदमी भी थे। ये सारे के सारे तांबे के खौल में बंद थे। वो दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते लेबोरेटरी के दरवाजे पर आकर रुक गए। कमांडर ने बाएं जानिब एक मकाम पर हाथ रखकर कोई बटन दबाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। सारे लोग अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा खुलने का राज अंबर को मालूम हो गया था। अब वो इंतजार कर रहा था कि कुछ वक्त गुजरे तो वो भी अंदर दाखिल हो जाए। अंबर जंगल में इधर उधर घूमता रहा। जब कोई घंटा गुजर गया तो अंबर दरवाजे के पास आ गया। उसने बाएं जानिब लगा हुआ बटन दबाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंबर कूद कर दरवाजे के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंबर एक स्याह सुरंग में था। दूर सुरंग की छत पर एक धीमा सा बल्ब रोशन था। अंबर तेजी से आगे गया। बल्ब की रोशनी में उसने सुरंग को एक तरफ घूमते देखा तो वो भी उधर को ही चला गया। आगे सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। अंबर सीढ़ियां उतर गया। अब एक और दरवाजा आ गया। अंबर ने उसे जरा सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया, मगर उसके साथ ही एक अलार्म जोर से बज उठा। सारी लेबोरेटरी में शोर मच गया। आसमानी मखलूक निकलकर उस जगह आ गई जहां अंबर खड़ा था। अंबर को उसी वक्त गिरफ्तार करके कमांडर के सामने ले जाया गया। कमांडर ने अंबर को पहचान लिया कि वो वही शख्स है जिसने उड़न तश्तरी में से छलांग लगाई थी। वो इस बात पर बड़ा हैरान हुआ कि शख्स अपनी इतनी बुलंदी से गिरने के बाद जिंदा किस तरह बच गया। उस आसमानी मखलूक में इतनी ताकत और अहलियत थी कि वो दुनिया वालों की जुबान और आवाज़ में बातें कर सकते थे, अगरचे उसकी आवाज़ बारीक और मनहनी सी निकलती थी। कमांडर ने करीब आकर अंबर को तांबे के सर के पीछे से चमकती हुई अपनी गोल गोल बगैर पपोटों की आंखों से देखा और पूछा, तुम जिंदा किस तरह बच गए? अंबर ने कहा, उड़न तश्तरी अभी ज्यादा बुलंदी पर नहीं थी और फिर मैं दरिया में गिरा था। अंबर उन लोगों पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो मर नहीं सकता। कमांडर ने कहा, मगर अब तुम नहीं बच सकोगे। तुमने दूसरी बार हमारी लेबोरेटरी में आने की जुर्रत करके अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। अब तुम्हें बड़ी आसानी के साथ हलाक कर दिया जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे साथ एक रियायत करेंगे, यानी तुम्हें इस तरह से मारा जाएगा कि तुम्हें तकलीफ बहुत कम हो। तुम्हें एक कैप्सूल में डालकर एक भट्टी में डाला जाएगा जिसमें तुम 1 सेकंड के अंदर अंदर भस्म हो जाओगे। तुम्हारी खाल और चर्बी राख बन जाएगी और तुम्हारी हड्डियों का सारा फास्फोरस कैप्सूल में एक जगह जमा हो जाएगा। अंबर ने कहा, मुझे मंजूर है। कमांडर ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम्हें मौत से खौफ नहीं आता? अंबर ने कहा, जो चीज़ अब आनी है उससे क्या डरना। कमांडर ने कहा, शाबाश, तुम बड़े बहादुर इंसान हो। हम तुम्हारी हड्डियों का फास्फोरस अपने अजीम साइंसदान बादशाह को खास तौर पर तोहफे के तौर पर पेश करेंगे। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया। आसमानी मखलूक अंबर को वहां से पकड़कर ले गई। उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। यह कमरा भी छोटा सा था और उस कदर मजबूत धात का बना हुआ था कि अंबर कोशिश के बावजूद उसकी दीवारों और दरवाजे को अपनी जगह से ना हिला सका। अब वो सब्र करके बैठ गया था। उसे इतनी सुन-गुन लग चुकी थी कि ये लोग ज़मीन पर इंसानों को हिला करके उनके अज्जा वगैरह जमा करके साथ ले जाने के लिए आए हैं। अंबर ने फैसला कर लिया कि वो इन लोगों को ख़त्म कर देगा। कमरे में सिवाय एक तांबे की मेज़ के और कुछ नहीं था। अंबर को वक्त का कोई एहसास नहीं था। उसके पास घड़ी नहीं थी। वहाँ किसी जगह उसने दीवार पर घड़ी नहीं देखी थी। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद दीवार अपनी जगह से हटी। सामने तांबे के खौल वाले 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने अंबर को साथ लिया और एक ऐसे कमरे में आ गए जहाँ कमांडर दूसरे साथियों के हमरा बैठा था। बीच में तांबे का एक कदे आदम सिलेंडर खड़ा था। उसके साथ तांबे की तारें निकलकर बिजली के स्विच बोर्ड के साथ लगी हुई थी। अंबर समझ गया कि यही वो बिजली की भट्टी वाला सिलेंडर है जिसके अंदर उसे डालकर भस्म किया जाएगा। ये बड़ी खौफनाक मौत थी, यानी किसी जिंदा जीते जागते इंसान को तांबे के सिलेंडर में डालकर 11,000 से भी ज्यादा वोल्ट की बिजली की रोब चला देना एक कर्बनाक मौत थी। इसमें कोई शक नहीं था कि इतनी बिजली से आदमी तो जलकर 1 सेकंड में राख बन जाता है। कमांडर ने इशारा किया। एक आदमी ने आगे बढ़कर सिलेंडर का दरवाज़ा खोल दिया
दूसरे ने अंबर को सिलेंडर के अंदर धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया। अंबर ने अपने आप को तांबे की एक बोतल में बंद पाया। उसके दाएं बाएं तांबे की बोतल की दीवारों पर लट्टू से लगे थे, जिनमें से बिजली की रौ आने के बाद शोले निकलने वाले थे। कमांडर ने आगे बढ़कर खुद सिलेंडर का दरवाजा बंद करके बोर्ड लगा दिया। फिर सारे लोग सिलेंडर से काफी दूर हटकर दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। कमांडर दीवार की तरफ वहां के जहां पर बिजली का स्विच बोर्ड लगा था, उसने जाते ही हत्ती को नीचे खींच दिया। जू की जबरदस्त आवाज के साथ सिलेंडर में हजारों वोल्ट बिजली जहन्नम की आग और जलजले का धमाका बनकर फैल गई। तांबे का सिलेंडर देखते ही देखते कांपा और फिर आग से दहकर सुर्ख हो गया। कमांडर ने जब देखा कि सिलेंडर आग में दहक गया है और अब उसके अंदर बंद किए गए इंसान का सिवाय हड्डियों के फास्फोरस के अंदर और कुछ नहीं बचा होगा, तो उसने बिजली की रौ बंद कर दी। कोई आधे घंटे तक ये लोग उसी जगह बैठे रहे। जब सिलेंडर जरा ठंडा हो गया तो कमांडर ने इशारा किया कि एक आदमी ने लंबी सुलाख की मदद से तांबे के खोल का दरवाजा खोल दिया, ताकि जले हुए अंबर की राख और हड्डियों का फास्फोरस बाहर एक ट्रे में गिर पड़े। लेकिन उन लोगों की गोल गोल आंखें दहशत से फट गईं और वो अपनी जगहों से उछल पड़े जब उन्होंने देखा कि सिलेंडर का दरवाजा खुलते ही अंबर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। कमांडर तो दहशत से परे हट गया। दूसरे आदमी भी एक दूसरे के साथ लगकर अंबर को दहशत ज़दा नजरों से देखने लगे। कमांडर ने चीख कर कहा, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे गिरफ्तार करके क्या करोगे कमांडर? तुमने देख लिया है कि तुम मुझे हलाक नहीं कर सकते। पिछली बार भी मैं अपनी मर्जी से कैद हो गया था और उड़न तश्तरी से छलांग लगाकर भी जिंदा रहा। इस बार भी मैं अपनी मर्जी से कैद हो रहा हूं। तुम बेशक मुझे कैद कर लो। कमांडर के इशारे पर अंबर को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया गया। उसी वक्त कमांडर ने अपने सियारे में अजीम साइंसदान को वायरलेस पर इतला करके उस सारे वाक़े की खबर कर दी। अजीम साइंसदान ने जब ये सुना कि ज़मीन पर एक ऐसा इंसान मौजूद है जो मर नहीं सकता, तो उसने फ़ौरन वायरलेस पर कमांडर को खुफिया इतला दे दी। उसे हर हालत में जिस तरह हो सके ऊपर पहुंचा दो। कमांडर ने कहा, सर उसको ऊपर पहुंचाने का एक ही तरीका है कि उसे टेलीवाइज कर दिया जाए। ठीक है, ऐसा ही करो। फ्रीक्वेंसी मेरी लेबॉर्ट्री की सेट करना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके सर। कमांडर ने उसी वक्त फ्रीक्वेंसी सेट कर दी और एक खास किस्म की मशीन के आगे जाकर बैठ गया। अंबर अपने कैद खाने में बैठा मारिया और नाक के बारे में सोच रहा था कि अचानक कमरे की फजा रोशन हो गई। रोशनी इतनी तेज थी कि उसका सारा जिस्म सफ़ेद हो गया। फिर उस पर जैसे नींद छाने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक तांबे के मेज़ पर लेटा है और उसके ऊपर अजीम साइंसदान झुका हुआ है। मैंने तुम्हें ख़ास तौर पर यहाँ मंगवाया, फिक्र न करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अंबर उठकर बैठ गया। अजीम साइंसदान ने भी तांबे का खोल पहन रखा था, जिसके सर में से 2 आंखें उसे देख रही थी। अंबर ने कहा, तुमने मुझे ऊपर क्यों बुलाया है? अजीम साइंसदान ने कहा, हम तुम्हें अपना दोस्त बनाकर रखना चाहते हैं। मगर किस लिए? क्योंकि तुम हमें पसंद आ गए हो। तुम झूठ कहते हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे मुतासिर हुए हो? तुम्हारी सबसे बड़ी मौत की मशीन को मैंने शिकस्त दे दी है। अजीम साइंसदान हंसा और कहने लगा, तुम बड़े होशियार इंसान हो। अच्छा, यूं ही समझ लो कि हम तुमसे मुतासिर हुए हैं और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि तुम्हारे पास वो कौन सी ताकत है जिसके बल पर तुम मौत से बच गए हो और इतनी ज्यादा आग भी तुम्हें जलाकर भस्म न कर सकी। अंबर ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें उस वक्त दूंगा जब तुम मुझे वापस मेरी जमीन पर पहुंचा दोगे। साइंसदान बोला, इस बात को भूल जाओ, तुम वापस अब अपनी दुनिया में कभी नहीं जा सकते। और फिर तुम वहां जाकर करोगे भी क्या? क्यों, क्या वहां मेरा घर नहीं है? अजीम साइंसदान बोला, 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी जमीन पर सिवाय जली हुई राख के और कुछ नहीं होगा। न दरख्त, न जंगल, न समंदर, न झीलें और न कोई इंसान। क्या मतलब? अंबर ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि और फिर अजीम साइंसदान ने अंबर पर सारा राज खोल दिया कि वो दुनिया से सारी ऑक्सीजन और फास्फोरस जमा करने वाले हैं और ये फास्फोरस 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, जिसके बाद दुनिया में कुछ भी बाकी न रहेगा, ना कोई जानदार और ना कोई दरख्त और पानी। अंबर कांप कर रह गया। उसे पहले ही खदशा था कि ये लोग किसी मार पर दुनिया में आए हैं। अब उसकी तस्दीक खुद अजीम साइंसदान ने कर दी है। तो क्या दुनिया तबाह हो जाएगी? मारिया और नाग भी खत्म हो जाएंगे? क्या दुनिया में लाखों बच्चे मर जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इन लोगों को किसी तरह इस भयानक मंसूबे से रोकना होगा, मगर ये इस तरह से नहीं रुकेंगे। इनके साथ मिलकर कोई तरकीब चलनी पड़ेगी। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं खुद दुनिया वालों से तंग आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अजीम साइंसदान बड़ा खुश हुआ। उसने अंबर के शाने पर अपना तांबे का हाथ रखकर कहा, शाबाश मेरे दोस्त, मुझे तुमसे इसी अक्लमंदी की उम्मीद थी। आज से तुम हमारे दोस्त हो। और हाँ, ये जरूर बताओ कि तुमने ये ताकत कहाँ से हासिल की कि आग भी तुम्हें नहीं जला सकती। अंबर ने कहा, यह राज मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। इस वक्त तो मैं तुम्हारी दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। अजीम साइंसदान ने कहा, जरूर जरूर, तुम हमारे दोस्त हो, तुम जहाँ चाहो सैर कर सकते हो। हमारे सियारे की जमीन अब तुम्हारी जमीन है। अंबर लेबॉर्ट्री यानी उस तांबे के गोल गुंबद वाले महल से बाहर आ गया और उसने देखा कि चारों तरफ गोल पहाड़ हैं। गोल गुंबदों वाले छोटे छोटे मकान मैदान में बिखरे पड़े थे। सड़कों पर तांबे के खोल वाले लोग आ जा रहे थे।
अंबर के गले में अजीम साइंसदान ने एक खास किस्म की तांबे की तख्ती लटका दी थी जो चमक रही थी, और जिसका मतलब ये था कि ये इंसान हमारा दोस्त है, इसे कुछ न कहा जाए। अंबर को उस स्यारे की मखलूक गौर से देख रही थी, मगर उसे कोई कुछ कह नहीं रहा था। अंबर चलते फिरते एक गोल पहाड़ी के पास आ गया। उस पहाड़ी के अंदर गार बने हुए थे, बाहर तांबे के खौल वाले पहरा दे रहे थे। अंबर ने अजीम साइंसदान की गुफ्तगू से अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग अगर किसी चीज़ से डरते हैं तो वो आग है। अंबर के गले में चूंकि तख्ती थी, इसलिए उसे यहाँ किसी ने न रोका। अंबर गार में आ गया। यहाँ हर गार में एक एक उड़न तश्तरी खड़ी थी, गोया ये उड़न तश्तरियों के हैंगर थे। अंबर एक उड़न तश्तरी के पास जाने लगा तो उसे रोक दिया गया। तुम यहाँ तक ही आ सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते। अंबर ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और वापस गार से बाहर निकल आया। गार के बाहर अजीम साइंसदान खड़ा था और अंबर को गहरी नज़रों से घूर रहा था। उसने अंबर को साथ लिया और वापस लेबॉर्ट्री की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने अंबर से कहा, दोस्त, अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में ये ख्याल सर उठा रहा है कि तुम यहाँ से फरार हो सकते हो, तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम किसी भी उड़न तश्तरी तक नहीं पहुँच सकोगे, और अगर पहुँच भी गए तो उसे उड़ा नहीं सकोगे, क्योंकि हर उड़न तश्तरी का एक ख़ास स्विच है जो मेरी लेबॉर्ट्री में लगा हुआ है। जब तक उसे ना ऑन किया जाए उड़न तश्तरी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकती। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, अजीम साइंसदान, भला मुझे एक ऐसी दुनिया में वापस जाकर क्या करना है जिसकी ज़िंदगी सिर्फ 1 हफ्ता रह गई है और जहाँ 1 हफ्ते के बाद सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ ना होगा। अजीम साइंसदान ने कहा, शाबाश, तुम अक्लमंद भी बहुत हो। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम अक्लमंदी से काम लेते हुए अब उसी सियारे को अपना घर और अपनी दुनिया समझोगे और हमें वो राज बता दोगे कि जिसकी वजह से तुम पर आग असर नहीं करती। अंबर ने यूं ही पूछा, अजीम साइंसदान, तुम ये राज मालूम करके क्या करोगे? अजीम साइंसदान बोला, क्या करूंगा, अभी बताता हूँ। हमारे सियारे की मखलूक के लिए आग मौत है। एक ख़ास उम्र तक पहुंचकर हमारे तांबे के खौल में अपने आप आग लग जाती है और हम मर जाते हैं, यानी आग हमारे लिए मौत लेकर आती है, या यूं समझ लो कि हमारी मौत आग की शक्ल में आती है। अगर हमें यह मालूम हो जाए कि वो कौन सी ताकत तुम्हारे पास है कि जिसकी वजह से आग जिस्म पर असर नहीं करती, तो हम अमर हो जाएंगे। अंबर ने कहा, अगर मैं तुम्हें ये राज बता दूं तो फिर क्या तुम दुनिया वालों को हलाक करने से बाज आ जाओगे? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों को ऑक्सीजन और फास्फोरस दुनिया से लाने की क्या ज़रूरत होगी, जबकि तुम्हें मैं हमेशा जिंदा रहने का राज बता दूंगा। अजीम साइंसदान ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारा राज हमें बुढ़ापे की मौत से बचा लेगा, लेकिन ऑक्सीजन और फास्फोरस की हमें अपनी नस्ल को आगे चलाने के लिए ज़रूरत है। हमारे पास उसका ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है, उसके बगैर हम अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते। अगर हम दुनिया से ऑक्सीजन और फास्फोरस समेट कर ना लाए तो हमारे बच्चे बुढ़ापे तक बच्चे ही रह जाएंगे, और ये मौत से भी ज़्यादा भयानक बात होगी। अंबर अब समझ गया कि उन लोगों ने तो दुनिया को तबाह करने का फैसला कर लिया है, और ये भी कि इस खतरनाक मंसूबे से वो बाज नहीं आएंगे। अब वो तांबे के गुंबद वाली लेबॉर्ट्री में पहुंच चुके थे। अंबर को एक ऐसा कमरा दे दिया गया जहां दुनिया की आसाइश की हर शय मौजूद थी। शायद अजीम साइंसदान ने अंबर के लिए वहां की हर ज़रूरी शय टेलीवाइज करके ऊपर मंगवा ली थी। टूथब्रश, कपड़े, तौलिया, साबुन, दलिए और चाय के डिब्बे, दूध के डिब्बे, फलों और तरकारियों और ठंडे गोश्त के डिब्बे। अंबर उन लोगों की तरक्की पर बड़ा हैरान हुआ कि ये किस तरह उन चीज़ों को ज़रात में बदलकर दोबारा अशिया में तब्दील कर लेते हैं। सियारे पर सूरज दिन में 6-7 बार तलू होकर ग़ुरूब होता था। 7वीं बार सूरज ग़ुरूब होता तो रात पड़ जाती, फिर कोई 6 घंटे के बाद तलू हो जाता। गोया यहाँ रात 6 घंटों की थी। अंबर बिस्तर पर लेटकर गौर करने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। मारिया और नाग का बहरी जहाज समंदर में चला जा रहा था। दोपहर का वक्त था। गंजा बावर्ची बड़े शौक से केकड़ों का शोरबा बना रहा था। नाग ने खास तौर पर यह शोरबा बनवाया था। मारिया कैबिन में सो रही थी। नाग जहाज को एक खास रुख पर डालकर अर्शे के पास कुर्सी पर बैठा समंदर की नीली नीली खूबसूरत लहरों को देख रहा था और अंबर के बारे में सोच रहा था कि वो कहाँ होगा, किस साल में होगा और उससे अब किस तरह मुलाकात होगी। उनका जहाज बहरे ओकियानूस के पानियों में शुमाली बरियाज़म की तरफ जा रहा था। उनकी वैसे तो कोई मंजिल नहीं थी, उन्हें किसी जगह भी पहुंचकर अपने साथी अंबर को तलाश करना था। मारिया ने उस उम्मीद का इजहार किया कि उन्हें बहरे रोम के साहिल इलाकों में चलकर अंबर को तलाश करना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं इलाकों में पैराशूट से गिरा होगा। उनके जहाज को बहरे ओकियानूस में से निकलकर बहरे रोम में दाखिल होना था। सूरज निकला हुआ था, मौसम खुशगवार था। हल्की हल्की हवा लहरों के साथ खेलती हुई चल रही थी। नाग कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँगने लगा। थोड़ी देर बाद नाग की आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि उसे पसीना आ रहा था। गौर करने पर मालूम हुआ कि हवा बिल्कुल बंद हो गई है और फिजा में हबस हो गया है। नाग उठकर नीचे गया। उसने देखा कि बावर्ची एडगर ने खाना मेज पर लगा दिया था। सर, खाना तैयार है, आपका पसंदीदा शोरबा हाजिर है। नाग ने कहा, हवा बंद हो गई है, खतरा है कि कहीं आंधी वगैरह ना आ जाए। एडगर यानी गंजा बावर्ची, जैसा कि आपको मालूम ही है कि बड़ा पुराना मल्लाह था और उसे जहाजरानी का बड़ा तजुर्बा था। वो इंजीनियर भी रह चुका था और जहाज़ को तूफानों में चलाने का भी बड़ा माहिर था। उसने ऊपर जाकर फ़ज़ा को देखा, नीचे आया और नाग से कहा, आपका ख्याल ठीक है, ये हबस किसी आंधी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन
मेरे अंदाजे के मुताबिक जब तक हम खाना खाएंगे आंधी नहीं आएगी। नाग ने कहा, तो फिर मारिया को भी बुला लाओ ताकि खाना खा ले। एडगर ने मुस्कुराकर कहा, सर मारिया को तो आप ही बुला सकते हैं, मुझे तो वो बीबी नजर ही नहीं आती, उसे बुलाऊंगा कहाँ से। और नाग मुस्कुराता वो ऊपर मारिया के कैबिन की तरफ चल दिया। मारिया का कैबिन खुला था, अंदर कोई भी नहीं था, कुर्सी और पलंग भी खाली था, लेकिन नाग को मालूम था कि मारिया अंदर ही है। बहुत जल्द उसने देखा कि पलंग दरमियान में से इस तरह नीचे हो चुका था जैसे उस पर कोई सो रहा हो। नाग ने आवाज़ दी, मारिया। 2-3 आवाज़ों के बाद मारिया की आवाज़ आई, मैं जाग पड़ी हूँ नाग भैया, क्या बात है? नीचे आकर खाना खा लो, समंदर में हवा बंद हो गई है, तूफान का खतरा है, जल्दी से खाने से फारिग हो जाएं तो अच्छा है। आ रही हूँ। मारिया ने कैबिन की गोल खिड़की के शीशे से बाहर झांक कर देखा। समंदर बिल्कुल साकिन था। जो छोटी छोटी लहरें पहले उठ रही थी अब वो भी नहीं उठ रही थी। उसने बाल समेट कर बांधे, चादर ओढ़ी और सीढ़ियां उतरकर नीचे बावर्ची खाने में आ गई। एडगर और नाग मेज पर बैठे थे। मारिया भी कुर्सी पर बैठ गई। नाग को तो खैर मारिया के कपड़ों की महक आ गई थी। एडगर ने कहा, बीबी मारिया अभी तक नहीं आई, क्या वजह है? नाग ने हंसकर कहा, वो आ गई है। कहाँ है? इतने में एडगर ने देखा कि मेज पर से शोरबे का प्याला अपनी जगह से खुद ब खुद उठा और दूसरी तरफ जाकर रुक गया। फिर एक चम्मच अपने आप शोरबा निकालकर अपने प्याले में डालने लगा। एडगर मुस्कुराकर कहने लगा, अरे हाँ, बीबी मारिया तो आ गई हैं। और मारिया की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। एडगर चाचा, मैं तो कब की आकर बैठी हुई थी। अरे बेटी, ये तो तुम्हारे इस गायब होने ने मुझे परेशान कर रखा है, कुछ पता नहीं चलता कि तुम कहाँ हो और कब से हो। खैर अब जल्दी से खाना खाकर अपने कैबिन में जाकर आराम करो, क्योंकि कोई पता नहीं हमारे खाना खाने तक आंधी शुरू हो जाए। वो खामोशी से खाना खाने लगे। अभी उन्होंने बमुश्किल खाना खत्म ही किया था कि जहाज ने डोलना शुरू कर दिया। एडगर प्लेट्स मेज पर रखकर बोला, समंदर चढ़ना शुरू हो गया, मैं ऊपर जाता हूँ। और एडगर मुंह पहुँचता हुआ बावर्ची खाने से निकल गया। नाग ने भी हाथ धोकर तौलिए से साफ किए और मारिया से कहा, मारिया तुम अपने कैबिन में जाकर आराम करो, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। मारिया बोली, भैया ऐसी खतरे की बात क्या है भला? नाग बोला, मारिया बहन, मेरा हज़ारों साल का तजुर्बा कह रहा है कि ये कोई तूफान मामूली नहीं है। मारिया डर गई। हाय खुदाया रहम कर, ऐसी बातें तो जुबान पर ना निकालो नाग भैया। नाग ने सर झटक कर कहा, आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। और वो भी एडगर के पीछे पीछे ऊपर चला गया। मारिया ने खाना खत्म करके मुंह हाथ धोया और अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। उसने खिड़की के शीशे में से बाहर देखा। समंदर का पानी ऊपर नीचे होना शुरू हो गया था। ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़े दूध के बर्तन में उबाल आने वाला हो। उसकी छठी हिस्स ने भी उसे खबरदार कर दिया कि कोई ज़बरदस्त तूफान आ रहा है। वो पलंग पर चादर ओढ़कर लेट गई कि अगर तूफान आई भी तो वो सो रही हो। उन समुद्री तूफानों से वो तंग आ चुकी थी। नाग ने अरशे की तरफ जाते हुए देखा कि बूढ़ा तजर्बाकार एडगर लंगर डालने वाली मशीन के पहलू में जवादान के पास खड़ा था। माथे पर हथेली का छज्जा किए दूर समंदर में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। क्या देख रहे हो अंकल? एडगर उसी तरफ देखता रहा। उसने नाग की बात का कोई जवाब न दिया, फिर यह कहकर नीचे उतर गया, मैं दूरबीन ले आऊं। नाग ने भी उस तरफ देखा जिधर एडगर देख रहा था। उसे सिवाय एक धुंधली लकीर के और कुछ दिखाई न दिया। इतने में अंकल एडगर दूरबीन ले आया और उसे आंखों पर लगाकर देखने लगा। 1 मिनट तक वो बड़े गौर से समंदर के मशरकी जानिब देखता रहा। फिर दूरबीन नाग की तरफ बढ़ाकर कुछ घबराई हुई आवाज़ में बोला, मामला कुछ खतरनाक लग रहा है। नाग ने दूरबीन आंखों के साथ लगाई तो एक बार तो वो भी कांप सा गया, क्योंकि उसने समंदर में दूर मशरिक की तरफ एक ऐसी धुंध का बादल अपनी तरफ बढ़ते देखा जिसमें उसे समंदर की बुलंद तरीन लहरें उछल उछल कर गिरती नजर आ रही थी। अंकल एडगर, ये तो कोई खतरनाक तूफान है। हाँ, जल्दी से लंगर गिरा दो। उन्होंने लंगर समंदर में फेंक दिया और इंजन बंद कर दिए। जहाज एक जगह समंदर में रुक गया। समंदर में अब हल्का हल्का तूफान आना शुरू हो गया था। हवा चलते चलते एकदम से तेज होने लगी थी। हवा की सीटियां सी सुनाई देने लगी थी। अरशे पर जिस कदर छोटा बड़ा सामान रखा था उसे दूसरी मंजिल में फेंक दिया गया। तानी हुई तरपालें और मोमजामे उतार दिए गए। जहाज अब दाएं से बाएं हिलने लगा था। आसमान पर जहां भी थोड़ी देर पहले सूरज चमक रहा था, अब काली घटा झूम झूम कर छाने लगी थी और स्याह बादलों में बिजली रह रहकर चमक उठती थी। बिजली के चमकने के साथ हल्की हल्की गरज भी सुनाई दे रही थी। फिर बादलों में बिजली इतने रोशनी के साथ चमकी कि सारा जहाज सफ़ेद हो गया। उसके साथ ही ज़बरदस्त धमाके के साथ बादल गरज उठा और देर तक उसकी गिड़गिड़ाहट से समंदर लरजता गूंजता रहा। एकदम से बारिश शुरू हो गई। अंकल एडगर ने बुलंद आवाज़ से कहा, नाग बेटा नीचे चले जाओ, तूफान करीब आ गया है। नाग ने दूरबीन लगाकर बारिश की चादर में से उस लहर को देखने की कोशिश की जो थोड़ी देर पहले दूर समंदर के मशरकी किनारों से आगे बढ़ रही थी। उस वक्त वो लहर एक बहुत अजीम शान ऊंचे बुलंद पहाड़ की शक्ल में जहाज़ की तरफ बढ़ रही थी। हवाओं का शोर, बादलों की गरज और समंदर की लहरों की चीखों पुकार में नाग ने बुलंद आवाज़ में कहा, अंकल एडगर, तूफानी लहर बहुत ऊंची है, वो हमारे जहाज़ की तरफ बढ़ रही है। अंकल आखिरी तरपाल नीचे फेंक कर चीखते हुए बोला, जल्दी से नीचे जाओ नाग, मैं ब्रिज पर जा रहा हूँ।
बारिश में भीगते हुए नाग नीचे चला गया। अंकल एडगर बारिश में तकरीबन शराबूर हो चुका था। समंदरी बारिशें बड़ी क़यामत की होती हैं। ज़रा देर बारिश हो तो आदमी हड्डियों तक भीग जाता है। अंकल एडगर ने मोमजामे का लंबा कोट पहन रखा था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर तेज़ी से ब्रिज रूम में आ गया। उस कमरे के चारों तरफ मोटे मोटे शीशे लगे थे। उसकी हैसियत बिल्कुल हवाई अड्डे के टावर की तरह होती है। अंकल एडगर ने रेडार की तरफ देखा। रेडार पर सिवाय धुंध और स्याही के और कुछ नहीं था। फिर उसने ब्रिज हाउस की दूरबीन लगाई। ऊपर तक उठती हुई लहर अब करीब आ गई थी। अंकल एडगर ने ब्रिज हाउस की सीढ़ियां फलांग कर तय की और अर्शे पर बारिश में दौड़ता हुआ निचली मंजिल में आकर मशीन रूम में पहुंच गया। उसने बंद मशीनों के दरमियान में से गुजरकर एक बहुत बड़े बोर्ड के पास जाकर हत्थी नीचे गिराकर जहाज़ की सारी बिजली बंद कर दी। बिजली की मोटर एकदम से रुक गई। वो नहीं चाहता था कि कोई हादसा हो जाए, जहाज़ में आग लग जाए। अभी वो मशीन रूम से वापस मुड़ ही रहा था कि तूफानी लहर जहाज़ से टकरा गई। ऐसा लगा जैसे जहाज़ किसी पहाड़ से टकरा गया हो। अंकल एडगर मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। अगर मशीन साफ करने वाली रुई का ढेर सामने ना होता तो उसके बाकी बचे हुए सारे के सारे बूढ़े दांत टूटकर बाहर निकल आते। उस वक्त नाग मारिया को हालात से खबरदार करने उसके कैबिन में दाखिल ही हो रहा था कि जहाज़ को एक ज़बरदस्त झटका लगा और वो पीछे कॉरिडोर में गिर पड़ा। कैबिन से मारिया की चीख सुनाई दी, नाग, मारिया तुम ठीक हो? हाँ भैया तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, ये तूफानी लहर थी। कैबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो और बाहर हरगिज़ ना निकलना। ये कहकर नाग ऊपर आ गया और वो अरशे में जाकर अंकल एडगर की खैरियत मालूम करना चाहता था। इतने में उसे निचली मंजिल से आवाज़ आई, नाग मैं ऊपर आ रहा हूँ। ये अंकल एडगर की आवाज़ थी। नाग वहीं रुक गया। इतने में अंकल एडगर अपनी गंजी खोपड़ी पर मोमजामे की टोपी जमाते हुए ऊपर आकर बोला, बड़ा खतरनाक धमाका था। अगर छोटा जहाज़ होता तो कब का समंदर की तह में डूब चुका होता। अंकल ऊपर कहाँ जा रहे हो? ब्रिज हेड में जाकर नुकसान का अंदाज़ा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। दोनों ऊपर अरशे पर आए तो देखा कि समंदर की तूफानी लहर अरशे पर रखी हुई कई एक चीज़ों को बहाकर साथ ही ले गई थी। जंगले के 2 खंभे टूट चुके थे और खुदा जाने कहाँ थे। ब्रिज हेड की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। चूंकि वो मोमी शीशे के थे इसलिए टूट कर भी अपनी जगह पर जमे हुए थे। एडगर और नाग ज़बरदस्त बारिश और बादलों की गरज में सीढ़ियाँ चढ़कर ब्रिज हेड में आ गए। मशीनें, वायरलेस और रडार अभी तक सही सलामत थे। अंकल एडगर ने दूरबीन लगाकर समंदर में देखा। उसे एक दूसरी लहर उठती नजर आई जो पहली लहर से ज़्यादा बुलंद थी। उसने जल्दी से दूरबीन हटाकर कहा, नाग जल्दी नीचे चलो। और वो खुद भी दूरबीन हटाकर नीचे की तरफ भागा। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर वो अर्शे पर आए और जंगले और आनी सुलाखों और खंभों को थाम थाम कर वो निचली मंजिल की सीढ़ियों में आ गए। जहाज़ बुरी तरह लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। नीचे वो सीधा मारिया के कैबिन में आ गए। मारिया, भैया, नाग, घबराने की कोई बात नहीं मारिया बहन, शायद तूफान अभी ज़्यादा शदीद हो। मारिया ने सर पर हाथ मारकर कहा, परेशान कर दिया इन समंदरी तूफानों ने। मैं तो कहती हूँ कि इस साहिल पर पहुँचकर इस जहाज़ को फरोख्त कर देंगे और फिर किसी समंदरी सफ़र का नाम तक नहीं लेंगे। अभी उसने बात ख़त्म ही की थी कि वो दूसरी लहर जहाज़ से टकरा गई। ये धमाका पहले से ज़्यादा खौफनाक था। यूं लगा जैसे किसी ने जहाज़ को उठाकर समंदर में पटक दिया हो। एक क़यामत खेज चीख बुलंद हुई और जहाज़ खिलौने की तरह घूमने लगा। अंकल एडगर ने कहा, लंगर टूट गया है, अब क्या होगा? मारिया घबरा गई। तुम लोग इस कैबिन से बाहर मत निकलना। ये कहकर अंकल एडगर मशीन की रूम की तरफ भागा। जहाज़ समंदर की तूफानी लहरों के रहमो करम पर था और एक खिलौने की तरह ऊपर नीचे और दाएं बाएं घूम रहा था। अंकल एडगर ने जाते ही बिजली की मोटर चला दी। मशीन रूम में अंधेरे के बजाय रोशनी हो गई। फिर उसने बारी बारी दोनों मशीनों को चला दिया। इंजन गिड़गिड़ाहट के साथ चलना शुरू हो गए। अंकल एडगर यहाँ से लपक कर ऊपर आ गया और किसी न किसी तरह वो गिरते पड़ते ब्रिज हेड में पहुँच गया और उसने व्हील को घुमाते हुए जहाज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जहाज़ जो एक सेकंड पहले शुतर बेमुहार की तरह तूफान में चक्कर खा रहा था अब एक तरफ को हो गया और उसने जुनूब की तरफ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस वक्त इंजन चले तो उसका रुख जुनूब की तरफ था। अंकल एडगर ने उसका रुख मोड़ना मुनासिब न समझा। जहाज़ ऊपर डूबती लहरों पर हिचकोले खाता तूफान में एक मस्त हाथी की तरह आगे बढ़ रहा था। मारिया का सर चकराने लगा था। वो कैबिन में पलंग को बाजुओं से थाम कर लेटी हुई थी। नाग उसे कैबिन में छोड़कर ऊपर आ गया। उसने गिरती बारिश की झालर में एडगर को देखा जो ब्रिज हेड में व्हील को कंट्रोल किए हुए था। तूफानी हवा चल रही थी। जहाज़ कभी एक तरफ को हो जाता और कभी लहरें उसे दूसरी तरफ झुका देती थी। नाग रेलिंग को पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ रहा था। हर लम्हे खतरा था कि कहीं उसका हाथ छूट ना जाए और वह समंदर में न गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से वो ब्रिज हेड को जाने वाली सीढ़ी तक पहुंचा। अब वो बारिश और ज़बरदस्त हवा के थपेड़ों में ऊपर चढ़ने लगा। समुद्री लहरें जहाज़ के साथ साथ बड़े शोर के साथ टकराती और फिर पानी उड़ाकर जहाज़ को एक तरफ धकेल देती। ऊपर से एडगर ने नाग को देखा तो चीख कर कहा, नाग वापस कैबिन में चले जाओ। नाग ने चिल्लाकर कहा, नहीं मैं ऊपर आ रहा हूँ। और वो ऊपर पहुंच गया। वो पानी में शराबूर हो चुका था। ब्रिज हेड में लहरों का शोर इतना ज़्यादा नहीं सुनाई दे रहा था कि वो एक दूसरे की आवाज़ न सुन सकते। फिर भी उन्हें ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती थी।
हम किस तरफ को जा रहे हैं एडगर? एडगर ने बुलंद आवाज में कहा, जनूब की तरफ। नाग ने कहा, यह समुद्री रास्ता अजनबी है, कहीं हमारा जहाज समंदर के अंदर छुपी हुई किसी चट्टान से न टकरा जाए। एडगर बोला, हम मजबूर हैं, जहाज पर मेरा कंट्रोल नहीं रहा, लहरों का जोर बेपनाह है, इसे मगरिब की तरफ मोड़ने की कोशिश करो। इस वक्त से कोशिश कर रहा हूं, मगर तूफान के आगे मेरी कोई तदबीर कामयाब नहीं हो रही। घटाएं बड़े जोर से बरस रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवा आंधी बनकर चल रही थी, जहाज लहरों के रहमो करम पर था। इतना खौफनाक समुद्री तूफान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। नाग को मारिया की फिक्र थी कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। अगर खुदा न खास्ता जहाज़ डूब गया तो वो खुद तो परिंदा बनकर आसमान पर उड़ना शुरू कर देगा, लेकिन मारिया और एडगर को ना बचा सकेगा। उनका क्या बनेगा? क्या ये लोग समंदर में डूब जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन समंदर में जिस कदर तूफान बरपा था, उसको देखकर यही मालूम होता था कि जहाज़ ना बच सकेगा। जहाज़ की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। एडगर व्हील पर खड़ा बड़ी मुश्किल और मेहनत के साथ जहाज़ को बचाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा था। वो अपनी सारी ताकत और तजुर्बा खर्च कर रहा था। जहाज था कि मस्त हाथी बनकर समंदर में एक तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। हर लम्हे यही एहसास होता कि जहाज अब डूबा कि अब डूबा। ये हालत 3 घंटे तक जारी रही। आखिर 3 घंटे के क़यामत खेज तूफान के बाद बारिश और आंधी का जोर कम होना शुरू हो गया और आखिर तूफान थम गया। एडगर और नाग ने नीचे जाकर मारिया को आवाज़ दी। वो पलंग पर नीम जान पड़ी थी। नाग ने उसे उठाकर गरम गरम कॉफ़ी पीने को दी। खुदा का शुक्र है कि तूफान थम गया। हाँ मारिया बहन, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आज एडगर अंकल ने कमाल कर दिया। अगर अंकल एडगर ना होता तो इस जहाज का तूफान से बचकर निकल जाना बड़ी मुश्किल बात थी। एडगर ने अपनी गीली टोपी निचोड़कर सर पर जमाते हुए कहा, यह तो मेरा फर्ज था। बहरहाल अगर खुदा की मर्जी शामिल ना होती तो मेरा फर्ज और मेरा तजुर्बा भी इस जहाज को डूबने से नहीं बचा सकता था। मेरे अल्लाह, किस कदर भयानक तूफान था। मारिया की तबीयत काफ़ी पीकर संभल गई थी और अब वो पलंग पर दराज होकर सोने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, मुझे नींद आ रही है। नाग ने कहा, हाँ तुम आराम करो मारिया। एडगर ने कहा, नाग ऊपर चलकर जायजा लेते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है हमें अरशे का टूटा हुआ जंगला तो अभी मुरम्मत करना होगा। हाँ अंकल एडगर, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों निचली मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़कर अरशे पर आ गए। समंदर में अभी तक लहरें उठ रही थी, मगर उनका वो जोर अब नहीं रहा था। बारिश थम चुकी थी और हवा का जोर भी टूट चुका था। सीढ़ियाँ अबूर करके ब्रिज हेड पर आ गए। एडगर ने सबसे पहला काम यह किया कि जहाज़ की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए व्हील को एक मकाम पर मुतय्यन कर दिया। फिर झुककर रडार की मुरम्मत करने लगा। नाग ने दूरबीन के साथ आंखें लगाकर समंदर में जनूब की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसे दूर एक लकीर सी नजर आई। उसने एडगर से कहा, एडगर मुझे ज़मीन नजर आ रही है। एडगर ने नाग के हाथ से दूरबीन लेकर गौर से देखा और बोला, बहरी नक्शे पर इस समंदर की जानिब किसी मुल्क की सरजमीन नहीं है। तो फिर ये लकीर क्या है? नाग ने सवाल किया। एडगर कुछ देर तक बड़े गौर से उस स्याह लकीर को देखता रहा जो आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, सिवाय ज़मीन के ये लकीर और क्या हो सकती है? मगर सवाल यह है कि यह मुल्क कौन सा है? नाग बोला, हो सकता है ये कोई जजीरा हो। एडगर ने दूरबीन नाग को पकड़ा दी और खुद एक नक्शे को खोलकर गौर से झुककर देखने लगा। इस नक्शे पर कंपास की मदद से उसने चंद एक निशान बनाए और फिर छोटे छोटे नुक्तों का जायजा लेते हुए बोला, ये अगर कोई जजीरा है तो किसी भी समुद्री रास्ते में नहीं आता। नक्शे पर जिन जजीरों के निशान बने हुए हैं वो यहाँ से 2000 मील दूर हैं। नाग ने चौंक कर कहा, क्या हम तूफान में रास्ते से भटक गए हैं? ऐसे ही लगता है, और फिर ये कुदरती बात है। हमें एक बहुत बड़े तूफान ने घेर लिया था। तूफान में फंसे हुए जहाज अपने रास्ते से कभी कभी बहुत दूर निकल जाते हैं, मगर 2000 मील दूर निकल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हम कहाँ पर हैं? हम जहाँ भी हैं वो जगह आम तजारती समुद्री रास्तों से बहुत हट कर है। इसका मतलब ये है कि इधर से कभी कोई जहाज़ नहीं गुजरा। इससे यही नतीजा निकलता है कि इस इलाके में जो जजीरा भी आएगा या आ रहा है वो गैराबाद होगा। गैराबाद जजीरे का सुनकर नाग नाउमीद हो गया। वो गैराबाद जजीरों में ज़िंदगी के दिन गुजार गुजार कर तंग आ गया था। उसने दूरबीन में देखा कि स्याह लकीर करीब आ रही है। उसका मतलब ये था कि उनके जहाज़ को समंदर की लहरें बड़ी तेज़ी से उस लकीर की तरफ ले जा रही थी। दूरबीन काउंटर पर रखते हुए वो कुर्सी पर बैठ गया और सांस लेकर बोला, हमें नई मुसीबतों के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि अगर ये जजीरा गैराबाद है तो यहाँ जंगली दरिंदे भी होंगे। एडगर ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये इस्तफाई इलाका है, गर्म मरतूब खिता है। यहाँ के जजीरों में घने जंगल होते हैं और जहाँ घने जंगल हो वहाँ जंगली जानवरों मसलन सांप, मगरमच्छ वगैरह का होना लाजमी होता है। नाग ने पूछा, अंकल एडगर, क्या हमारे पास इतना असलहा है कि उस जजीरे में जंगली जानवरों का कुछ अरसा तक मुकाबला कर सकें? एडगर ने हंसकर कहा, काश हमारे पास जर्मन फौज का असलहा होता, लेकिन बहरहाल हमारे पास इस वक्त 2 राइफलें, एक मशीन गन और गोलियों की एक पेटी मौजूद है। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए काफ़ी होंगी। हाँ, लेकिन सारी ज़िंदगी बसर करने के लिए काफ़ी नहीं होंगी। नाग ने चौंक कर कहा, तो क्या हमें इस जजीरे में सारी ज़िंदगी बसर करनी होगी? एडगर बोला, हमारे पास जहाज़ के इंजनों के लिए तेल काफ़ी नहीं है।
क्या हम यहाँ से किसी मुल्क की सरजमीन के लिए जहाज़ का रुख नहीं बदल सकते? इस तरह हम बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेंगे। हो सकता है हम किसी सरजमीन की तलाश में समंदर में सफ़र कर रहे हों और बीच में तेल ख़त्म हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? नाग ने सोचा कि अंकल एडगर का अंदाज़ा बिल्कुल सही है। उसने एक लम्हा खामोश रहने के बाद कहा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है अंकल, हमें क्या करना चाहिए? एडगर ने टोपी उतारकर अपनी गंजी चुंदिया पर हाथ फेर कर कहा, हमें इस जजीरे में उतरकर सोचना होगा कि आगे क्या करें और किस तरफ जाएं। वैसे ये भी तो हो सकता है कि ये जजीरा आबाद हो और यहाँ से हमें तेल वगैरह मिल जाए। नाग ने पूछा, क्या इसका इम्कान हो सकता है? तुम तो कहते हो कि जजीरा तिजारती शाहराह से दूर है। एडगर ने कहा, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसे जजीरे ही बहरी डाकों की आमाजगाह होते हैं और यहाँ उनके जहाज़ आकर रुकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ज़रूरत की हर शय मिल जाया करती है। नाग ने कहा, लेकिन अंकल आजकल के ज़माने में बहरी डाकू भला कहाँ होते हैं? एडगर बोला, बहरी डाकू आजकल स्मगलर बन गए हैं। इस किस्म के गैर आबाद जजीरों पर स्मगलर अपना माल लाकर रखते हैं और फिर यहाँ से उसे दूसरे मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर स्मगल करते हैं। इसलिए इस बात का बहुत कम इम्कान होता है कि यहाँ से जहाज़ के लिए तेल मिल जाए। अंकल एडगर की बात माकूल थी। अगर ऐसा हुआ तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि इस जजीरे पर सिवाय जंगली दरिंदों और ख़तरनाक दलालों के और कुछ ना निकला तो फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब उस जजीरे पर जाने के बाद ही मिल सकता है, जिसकी स्याह लकीर अब पहाड़ों में तब्दील हो गई थी। एडगर ने दूरबीन आंखों से लगा रखी थी। कहने लगा, जजीरे के पहाड़ साफ नजर आ रहे हैं। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। ये एक गर्म उस्तवाई जजीरा है और इसके पहाड़ों पर जंगल मैं साफ देख रहा हूँ। तुम भी देख लो। और उसने दूरबीन नाग को थमा दी। नाग ने दूरबीन में देखा कि दूर, बहुत दूर जो स्याह लकीर थी, अब वहाँ छोटे छोटे पहाड़ स्याह लहरों की तरह नजर आ रहे थे और उन पहाड़ों में गहरे सब्ज धब्बे थे जो दरख्त ही हो सकते थे। नाग ने कहा, उन जंगलों और दरख्तों को देखकर एक बात की ज़रूर तसल्ली हुई है कि और कुछ नहीं तो कम से कम हमें खाने पीने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। हाँ ये तो है, यहाँ केले के दरख्तों की कसरत होगी और पानी की नदियाँ भी होगी। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि जंगली कबीले के लोग भी रहते हों। मेरा मतलब है कि आदमखोर। एडगर ज़ोर से हंसा। उन आदमखोरों से निमटने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तुम सांप बन सकते हो और मारिया नज़र नहीं आती, और फिर हमारे पास असलहा भी तो है। फिर हमें उन आदमखोरों से डरने की क्या ज़रूरत है? एडगर से बातें करते करते नाग को मारिया की खुशबू महसूस हुई। वो समझ गया कि मारिया नीचे कैबिन से निकलकर ऊपर आ गई है। एडगर को एहसास नहीं हुआ था। नाग ने कहा, मारिया तुम तो आराम कर रही थी। एडगर ने चौंक कर कहा, अरे मियाँ, यहाँ मारिया कहाँ है जिससे तुम बातें कर रहे हो? इतने में मारिया ने कहा, अंकल मैं तो कब से यहाँ खड़ी तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। इस पर एडगर ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा। उसे मारिया नजर तो नहीं आ सकती थी, मगर उसने महसूस जरूर किया कि मारिया उसके करीब ही खड़ी है। मारिया बोली, मैं आराम करते करते थक गई थी, इसलिए ऊपर आ गई। क्या कोई जजीरा आ रहा है? मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। खुदा न करे कि इस जजीरे में हमें आदमखोरों से पाला पड़े। एडगर ने हंसकर कहा, फिर क्या हुआ मारिया बेटी, मैं उन्हें इंसानी गोश्त के बजाय 303 की गोलियां खिलाऊंगा। पूरी पेटी भरी हुई है इन गोलियों की हमारे पास। मारिया ने भी झट कहा, फिक्र न करो अंकल, जब तक मैं तुम्हारे पास हूं तुम्हें अपनी बंदूक में से 303 की गोली चलाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। एडगर ने कहका लगाकर कहा, हाँ भाई ये बात तो हम भी मानते हैं। नाग दूरबीन लगाए उस पहाड़ी सिलसिले को देख रहा था जो अब बहुत करीब आ गया था और जहां उसे लहराते नारियल के दरख्त वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे थे। उसने कहा, अंकल यहाँ नारियल के बेशुमार दरख्त हैं। अगर नारियल के दरख्त हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जंगली कबीले ज़रूर होंगे। ये अलग बात है कि वो आदमखोर ना हो। जहाज़ की रफ्तार एडगर ने कम कर दी क्योंकि अब जहाज़ लहरों की वजह से किनारे के ज़्यादा करीब हो रहा था। जजीरा अब सामने उभर आया था। उसके पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे थे और घने जंगलों से भरे हुए थे। जहाज़ उसकी तरफ बराबर बढ़ता चला जा रहा था। एडगर ने मशीन रूम में जाकर जहाज़ के इंजनों की रफ्तार बिल्कुल ही कम कर दी और ऊपर जाकर लंगर की मशीन के पास खड़ा हो गया। जजीरे के पास पानी कम होगा, खतरा है जहाज़ रेत में न फंस जाए, इसलिए मैं जहाज़ का लंगर इसी जगह फेंक रहा हूँ। फिर उसने ब्रिज हेड में से एक बटन दबाकर जहाज़ के इंजन बंद कर दिए। इंजन बंद होने के बावजूद समंदर की लहरें जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता जजीरे की तरफ लिए जा रही थी। नाग ने कहा, अंकल समंदर की गहराई का ख्याल रखना। घबराओ नहीं बेटा, 40 बरस से समंदर में जहाज़ चलाता हूँ। मैं जानता हूँ जजीरे से कितनी दूर तक पानी गहरा होता है और किस जगह से समुद्री चट्टानों के शुरू होने का खतरा होता है। उस वक्त अंकल एडगर को देखने से मालूम होता था वो किसी जंगी जहाज़ का तजर्बाकार कप्तान है। वो लंगर की मशीन की हत्ती पर हाथ जमाए बड़ी गहरी नज़रों से जजीरे के साहिल की तरफ और कभी समंदर की लहरों की तरफ देख रहा था। जजीरा करीब से करीब तर आ रहा था। अब उसका रेतला साहिल साफ नजर आने लगा था जहाँ कोई भी नहीं था। अचानक एडगर ने बुलंद आवाज में कहा, लंगर डाल दो। उसने इस तरह से हुक्म दिया जैसे वो किसी बहुत बड़े जहाज़ का कप्तान हो और उसके नौकर मल्ला उसके हुक्म का इंतजार कर रहे हों। इस हुक्म पर उसने खुद ही अमल किया और लंगर फेंकने वाली हत्ती ऊपर उठा दी।
एक जोरदार गिड़गिड़ाहट के साथ लंगर बड़ी तेजी से समंदर में उतरने लगा। लोहे की भारी जंजीर चरखी पर से घूमती हुई शरारें फेंक रही थी। लंगर समंदर की गहराइयों में जाकर रेत में धंस गया और जहाज एक हल्के से धचके के साथ रुक गया। उनके सामने अब एक और वीरान जजीरा था। मारिया को जहाज में ही रहने दिया गया। नाग और एडगर ने जहाज पर से कश्ती समंदर में उतारी और उसे खींचते हुए जजीरे के साहिल के साथ आने लगे। कश्ती को उन्होंने खींचकर रेतले साहिल पर कर लिया और जजीरे के दरख्तों को देखने लगे। ये नारियल के दरख्तों की घनी कतार थी जो किनारे के साथ साथ नीम दायरे की शक्ल में मशरिक से मगरिब तक चली गई थी। दरख्तों में नारियलों के गुच्छे लटक रहे थे और तूफान की वजह से जगह जगह रेत पर भी नारियल गिरे पड़े थे। कुछ दरख्त भी टूट कर गिरे हुए थे। रेत पर समंदर की तूफानी लहरों ने यहाँ से वहां तक गूंगे, सीपियां और मरे हुए केकड़े फैला दिए थे। साहिल दूर दूर तक बगैर किसी आबादी और इंसान के था। नाग ने कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। एडगर कहने लगा, मेरा तजुर्बा यही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि फलदार दरख्तों से भरा हुआ जजीरा हो तो वहाँ कोई जंगली कबीला आबाद ना हो। नाग बोला, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। जरूर। एक बंदूक गोलियों से भरकर एडगर ने अपने कंधे पर उठा रखी थी। वो रेत पर चलते हुए सामने नारियल के घने दरख्तों के झुंड में दाखिल हो गए। दिन ढलने लगा था और आसमान पर हल्के हल्के बादल अभी तक तैर रहे थे। तूफान के बाद फजा में हबस सा हो गया था। यहाँ गर्मी थी और जंगल के घने दरख्तों में फजा बड़ी बोझल और मरतूब थी। वो दोनों दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान से होकर गुजर रहे थे। नाग ने जमीन पर उगी हुई लंबी घास और दरख्तों के तनों से लिपटी झाड़ियां और बेलों को देखकर कहा, यहाँ कोई छोटी सी छोटी पगडंडी भी नहीं है, जिसका मतलब यही निकलता है कि इधर से कभी किसी इंसान का गुजर नहीं हुआ। एडगर कहने लगा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, पगडंडियों के निशान वहां पड़ते हैं जहां महज़ब इंसान रहते हों। जंगली लोग आमतौर पर झाड़ियों के पीछे से बेतरतीबी के साथ गुजरते हैं, इसलिए उनके रास्ते सिर्फ अपने घरों के आसपास ही होते हैं, साहिलों के करीब नहीं। हमें आगे चलकर मालूम होगा। हमें होशियार जरूर रहना चाहिए। मैंने बंदूक में गोलियां भर रखी हैं क्योंकि हो सकता है कोई जंगली दरिंदा ही हमला कर दे। यूं ही बातें करते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां उन्हें एक अजीब सी शय नजर आई। ये गोल सी झोंपड़ी सी थी जिसकी मखरूती छत के ऊपर एक इंसानी खोपड़ी बांस के साथ टंगी थी। झोंपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसका कोई दरवाजा भी दिखाई नहीं दे रहा था। एडगर ने नाक का बाजू खींचकर उसे झाड़ियों की आड़ में कर लिया और बांस पर टंगी हुई खोपड़ी को देखकर बोला, ये क्या राज है? इंसानी खोपड़ी लगती है मुझे तो। साफ नजर आता है कि ये इंसानी खोपड़ी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जरूर आबादी है, कोई वहशी आदमखोर कबीला रहता है। नाग बोला, हो सकता है ये लोग आदमखोर ना हो और ये किसी मुर्दे की खोपड़ी काट कर लटका दी हो। वो किस लिए भला? इसलिए कि हो सकता है कि ये लोग मुर्दों की खोपड़ी की पूजा करते हों। फिर ये किसी की कब्र भी हो सकती है। एडगर ने आहिस्ता से कहा, मैंने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा वीरान जमीनों की सियाहत में गुजारा है। मैंने तो आज तक किसी जजीरे में इस किस्म की कब्र नहीं देखी। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये किसी जिंदा इंसान का सर काट कर लटका दिया गया है? नाग ने पूछा। एडगर सर खुजाकर बोला, कम से कम अब ये इंसान जिंदा नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि आगे चलकर देखना चाहिए कि इस झोंपड़ी के अंदर क्या है। नाग आगे जाना चाहता था। एडगर ने उसका हाथ थाम कर कहा, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ देर और गौर करना चाहिए। अब ये बातें कर ही रहे थे कि बांस के साथ लटकी हुई खोपड़ी खुद ब खुद हरकत करने लगी। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हिल रही थी जैसे वो किसी की बात पर सर हिला रही हो। एडगर तो डर गया। उसने जिंदगी में इस किस्म की जादूगरी कभी नहीं देखी थी। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, नाग, तुम देख रहे हो कि ये मेरा वहम है क्या? नाग ने यूं ही भोलपन से कहा, अरे यही, वो देखो, वो फिर हिल रही है। क्या हिल रही है अंकल एडगर? दरअसल नाग अपनी लंबी जिंदगी में इस किस्म की जादूगरियां बेशुमार देख चुका था। उसने जादूगरी के अलावा भी खोपड़ियों को चलते फिरते और उड़ते देखा था, इसलिए वो खौफजदा नहीं था। हाँ, सोच में जरूर पड़ गया था कि ये क्या चीज हो सकती है। उसके सवाल पर एडगर ने उसका बाजू खींचकर कहा, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है नाग? वो देखो सामने खोपड़ी हिल रही है। हाँ वो, अरे हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। और तुम्हें कोई डर महसूस नहीं हो रहा? एडगर ने ताज्जुब से पूछा। इसमें डरने की क्या बात है? जाहिर है खोपड़ी हिल रही है तो उसे जरूर कोई हिला रहा होगा, अपने आप तो हरगिज नहीं हिल सकती। एडगर ने जिद होकर कहा, यार तुम भी कमाल के आदमी हो। अरे मियाँ, देखते नहीं खोपड़ी अपने आप हिल रही है। नाग ने कहा, ये तो वहां जाकर ही मालूम होगा, तुम थोड़ी देर यहाँ पीछे छुपे रहो, मैं जाकर मालूम करता हूँ कि असल किस्सा क्या है। एडगर अगरचे बड़ा पुराना और तजर्बाकार मल्ला था और बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुजर चुका था, लेकिन वो भूत प्रेत के मामले में बड़ा डरपोक था। इससे पहले भी जब मारिया ने उसका शोरबे का प्याला गुम किया था तो वो चीख मारकर बावर्ची खाने से भाग गया था। अब नाग जाने लगा तो उसने कहा, खुदा के लिए जल्दी वापस आ जाना, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि तुम बिल्कुल ना जाओ, ये खतरा मोल ना ही लो तो अच्छा है। खोपड़ी हिलती है तो हिलती रहे, हमारा क्या बिगाड़ती है? नाग ने आहिस्ता से कहा, मैं इंसान के शक्ल में नहीं जाऊंगा अंकल, मैं सांप बनकर जाऊंगा। तो भाई फिर भी जल्दी वापस आ जाना। अंकल एडगर, डरते क्यों हो? तुम्हारे पास तो भरी हुई बंदूक भी है।
अरे मियाँ, जंगली जादूगरों को तुम नहीं जानते, ये बंदूक की नाली में गोली जाम कर सकते हैं। नाग ने अंकल एडगर के कंधे को दबाकर उसे तसल्ली दी और खुद जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक उन्होंने 2 जंगली वहशियों को देखा कि एक तरफ दरख्तों में से निकलकर झोंपड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। एडगर ने नाग को पीछे खींचते हुए कहा, वो लोग आ रहे हैं। नाग और एडगर शाखों के पीछे होकर जंगली आदमियों को तकने लगे। उनके रंग गहरे सांवले थे, जिस्म पर सिवाय एक लंगोटी के और कोई कपड़ा न था। दोनों के हाथों में नेज़े थे, कंधों पर तीर कमान थे। एक ने हाथ में एक पोटली सी पकड़ रखी थी। वो किसी जुबान में बातें भी कर रहे थे। उनके सिर्फ आवाज़ ही नाक तक पहुंच रही थी। झोंपड़ी के पास आकर वो खड़े हो गए। उन्होंने खोपड़ी की तरफ देखा जो अब बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। फिर एक जंगली झोंपड़ी की घास में उसकी बनी गोल दीवारें में जगह हाथ डालकर बाहर को खींचा तो छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों उस दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गए। एडगर ने कहा, ये अंदर क्या करने गए हैं? खुदा मालूम क्या करने गए हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई कबीला आबाद है। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। अब ये मालूम नहीं कि यह कबीला आदमखोर है या नहीं। मुझे यकीन है कि यह आदमखोर होगा, क्योंकि ऊपर लटकी हुई इंसानी खोपड़ी इस हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। फिर क्या ख्याल है अंकल एडगर? नाग ने एडगर को छेड़ते हुए पूछा। एडगर ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि वापस जहाज़ में चलकर सोचा जाए कि हमें क्या करना चाहिए। नाग ने एडगर का कंधा दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, मैं तो जब तक इस खोपड़ी का राज मालूम न कर लूँगा यहाँ से नहीं जाऊँगा। एडगर ने नाउमीद होकर कहा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इतने में दोनों वैश्य झोंपड़ी से बाहर आ गए। अब उनके हाथ में पोटली नहीं थी। वो अंदर ये पोटली किसी को दे आए थे। वो झोंपड़ी के दरवाजे को बंद करके दोनों जंगली वापस चले गए। जब वो जंगल में निगाहों से ओझल हो गए तो नाग ने कहा, तुम यहीं ठहरो अंकल, मैं जाकर मालूम करता हूँ कि अंदर कौन है। नाग ने अंकल एडगर को झाड़ियों में छोड़ा और खुद वहां से निकलकर सांप का रूप बदलकर झोंपड़ी की तरफ रेंगने लगा। झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसने एक चक्कर लगाया, फिर एक जगह से झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहली चीज जो उसे नजर आई वो एक औरत थी, दुबली पतली पुराने कपड़ों वाली गोरे रंग की औरत, जिसके सुनहरी बाल खुले थे और जो झोंपड़ी के दरमियान बांस के साथ लगी बैठी थी। पोटली उसके सामने खुली पड़ी थी, जिसमें से वो शकरकंदी निकाल कर खा रही थी। झोपड़ी में एक छोटा सा तेल का चिराग जल रहा था, जिसकी रोशनी में औरत का खौफजदा चेहरा बिल्कुल सपाट नजर आ रहा था। उसकी गालों की हड्डियां कुछ कुछ बाहर को निकली हुई थी, जिसकी वजह महज खौफ, दहशत और फाका थी। उस औरत ने झोपड़ी में सांप को दाखिल होते नहीं देखा था। नाग ने सोचा कि अगर वो उसके सामने सांप से इंसान बन गया तो शायद दहशत से उस औरत का हार्ट फेल हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि बाहर जाकर इंसान की शक्ल बदली जाए और फिर वहां कर औरत से बातचीत की जाए और पता लगाया जाए कि ये कौन है और यहाँ उसे किस लिए कैदी बनाकर रखा गया है। बस नाग उसी तरह रिंग कर खामोशी से बाहर निकल गया। बाहर जाते ही उसने दोबारा इंसान की शक्ल बदली और झोंपड़ी की दीवार में से टिटोल टिटोल कर दरवाज़ा तलाश कर लिया। उसने तेजी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। औरत ने एक अपने जैसे लिबास वाले इंसान को देखा तो हक्की बक्की होकर उसे तकती रह गई। तुम कौन हो? नाग ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और करीब जाकर बैठ गया और बोला, बहन पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ इन लोगों ने किस लिए कैद कर रखा है? औरत ने एक मुहज़्ज़म नौजवान को अपने सामने हमदर्दी की बातें करते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नाग ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बहन अपनी सारी कहानी जल्दी से बयान करो ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नाग ने देखा कि उस औरत का एक पाँव बड़ी मजबूत रस्सी के साथ बांधकर झोंपड़े के बांस से बांध दिया गया था। एक छोटी सी रस्सी बांस के साथ ऊपर तिकोनी छत को भी जा रही थी। औरत ने कहा, खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें भी कैद कर लेंगे और आग पर जिंदा भून कर खा जाएंगे। नाग ने कहा, मेरी बहन तुम फिक्र न करो, मेरा खुदा मालिक है। तुम अपनी बात कहो कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गई। औरत ने कहा, मेरा नाम एलिज़ाबेथ है। मैं लंदन यूनिवर्सिटी में जोग्राफी की तालिब इल्म थी और एक पार्टी के साथ अफ्रीका जा रही थी कि रास्ते में हमारे जहाज़ को आग लग गई। मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह इस जजीरे में पहुंच गई। मेरे साथ मेरे एक प्रोफेसर भी थे। इन जंगली आदमखोरों ने हमें गिरफ्तार करके यहाँ कैद कर दिया। 2 रोज़ हुए। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे प्रोफेसर को आग पर खोलते हुए पानी में डालकर उबाला और फिर उसके गोश्त को नमक लगाकर खा गए। तुमने झोंपड़ी के ऊपर लटकी हुई खोपड़ी ज़रूर देखी होगी। हाँ देखी है, वो हमारे प्रोफेसर साहब की खोपड़ी है, लेकिन वो हिल क्यों रही थी? औरत ने कहा, इन्होंने मुझे हुक्म दे रखा है कि जिस वक्त मुझे भूख लगे मैं रस्सी खींचकर खोपड़ी को हिला दिया करूं। उस वक्त मुझे बड़ी भूख लगी थी, चुनाचे मैंने रस्सी खींचकर खोपड़ी को हिलाना शुरू कर दिया। उनके पहरेदार ने, जो यहाँ से करीब एक दरख्त पर तीर कमान लिए हर वक्त पहरा देता रहता है, हिलती हुई खोपड़ी को देखकर इतला कर दी और ये लोग मेरे लिए शकरकंदी लेकर आ गए। तुम्हें कितने रोज़ यहाँ कैद में हो गए हैं? आज 11वां दिन है। ये लोग तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाले हैं? मैं इनकी ज़ुबान को नहीं समझती, मगर इनके इशारों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि इनका कोई त्यौहार आने लगा है। ये मुझे उस त्यौहार पर भून कर मेरी ज़ियाफ़त उड़ाना चाहते हैं, यानी मुझे खाना चाहते हैं। एलिज़ाबेथ की आंखों में खौफ के मारे आंसू भी खुश्क हो चुके थे। उसने नाग की तरफ देखकर कहा, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ।
इन लोगों को जरा भनक भी पड़ गई तो ये तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाग ने कहा, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं इस जजीरे में कैसे पहुंचा हूं और ये कि मैं कौन हूं। एलिजबेथ बोली, इसका कोई फायदा नहीं, तुम जो कोई भी हो एक महजब नौजवान लगती हो और मैं नहीं चाहती कि तुम इन आदमखोर वैश्यों का तरन वाला बनो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। नाग ने कहा, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो, तुम अपनी जान बचाओ, मेरे साथ जो कुछ होने वाला है वो मेरी किस्मत में ही लिखा है। नाग ने एलिजबेथ के सर पर हाथ रखकर कहा, एलिजबेथ तुम मुझे अपनी बहन की तरह अजीज हो, तो फिर तुम खुद ही बताओ कि क्या एक भाई अपनी बहन को तकलीफ में देखकर भाग सकता है। एलिजबेथ लाजवाब हो गई। उसे कुछ कुछ यकीन सा होने लगा था कि शायद ये नौजवान उसकी जान बचा सके। अब उसे रोशनी की एक हल्की सी किरण नजर आ रही थी। उसने कहा, तुम कौन हो और मुझे बचाकर यहाँ से कैसे निकालोगे? मुझे तो तुम खुद कोई मुसीबत ज़दा मुसाफिर लगते हो जो तूफान के बायस अपना जहाज डुबोकर इस खूनी जजीरे में पहुंच गया हो। नाग बोला, इस जजीरे पर सुबह वाले तूफान ने ही मुझे पहुंचाया है, मगर खुदा का शुक्र है कि मेरा जहाज गर्क नहीं हुआ है। जहाज मेरे पास वही है, यानी समंदर में खड़ा है। जहाज समंदर में खड़ा है? जहाज का सुनकर एलिजबेथ खुशी से निहाल हो गई। उसने नाग से कहा, मुझे अपने जहाज पर ले चलो, खुदा ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेजा है। अब मैं लंदन में अपने माँ बाप का मुंह देख सकूंगी। नाग ने एलिजबेथ के पाँव की रस्सी खोलने की कोशिश शुरू कर दी। एलिजबेथ के हिलने जुलने से भी वो रस्सी हिलने लगी थी, जिसके साथ ऊपर खोपड़ी बंधी हुई थी। उस हिलती खोपड़ी को दूर दरख्त में छुपे वहशी पहरेदार ने देखकर तीर चलाकर जंगल के दूसरे हिस्से में अपने साथियों को खबर कर दी कि कैदी औरत बुला रही है। चूंकि उन लोगों ने एलिजबेथ को खास त्यौहार के मौका पर कुर्बान करके खाना था, इसलिए वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। तीर वहशियों की झोंपड़ियों के बीच में आकर गिरा तो सरदार ने एक आदमी को बुलाकर कहा, गोरी औरत को किसी शय की जरूरत है, जाओ मालूम करो। जंगली आदमखोर ने सर झुकाकर कहा, अच्छा सरदार, और वो नेजा हाथ में थामे दरख्तों में हिरन की तरह टापता हुआ सीधा एलिजबेथ के झोंपड़े के बाहर पहुंच गया। उसके कदमों की आवाज़ नाग ने नहीं सुनी और वो एलिजबेथ के पाँव की रस्सी खोलने में लगा हुआ था कि अचानक झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और वहशी अंदर आ गया। इत्तेफाक की बात यह हुई कि ये आदमखोर झोंपड़ी के अकब से आया था और एडगर ने झाड़ियों के जो पीछे छुपा हुआ था उसे आते नहीं देखा था, नहीं तो वो उसी जगह से गोली चलाकर आदमखोर को हिलाक कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि झोंपड़ी के अंदर उसका साथी नाग गया हुआ है। नाग एलिजबेथ की रस्सी खोल रहा था कि एकाएकी आदमखोर उसके सर पर जा खड़ा हुआ। आदमखोर भी अंदर एक अजनबी नौजवान को देखकर चक्कर खाकर रह गया कि ये एक नया इंसान कहाँ से आ गया। वो समझ गया कि नाग रस्सी खोलकर उनके मुकद्दस शिकार को भगाने की कोशिश कर रहा है। दोनों की निगाहें मिली। एक बिजली सी चमकी और खूनी नेजा धम की आवाज़ के साथ आदमखोर के हाथ से निकलकर नाग के बाजू से रगड़ खाता हुआ उसके पास ही ज़मीन में गड़ गया। आदमखोर ने इतनी फुर्ती से वार किया था कि एक बार तो नाग भी हैरान रह गया। एलिजबेथ के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। आदमखोर ने वार खाली जाते देखा तो खंजर निकालकर नाग पर हमला कर दिया। दोनों गुत्थम गत्था हो गए। नाग ने महसूस किया कि आदमखोर ज़्यादा ताकतवर है और अगर उसने अपना बचाव ना किया तो वो उसे खंजर मारकर हला कर देगा। ज़रा सी देर उसकी मौत का सबब बन सकती थी। खतरा मोल लेने का वक्त नहीं था। बस नाग ने एक सेकंड के अंदर अंदर आदमखोर के नीचे पड़े हुए गहरा सांस लिया और दूसरे इलम में जब आदमखोर खंजर उठाकर नाग के सीने में घोंपने ही वाला था कि वो लड़खड़ाया और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक लम्हा पहले उसके बाजुओं में जो इंसान था वो एक स्याह सांप बन चुका था और उसने उसे गर्दन पर डस भी दिया था। आदमखोर के मुंह से एक भयानक चीख निकली, लेकिन सांप के जहर के असर की वजह से वो बुलंद न हो सकी और हलक में ही दब कर रह गई। आदमखोर पर जहर ने लर्जा तारी कर दिया। वो कांपने लगा। उसका जिस्म धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा और वो मर गया। नाग उसी वक्त वापस इंसान की शक्ल में आ गया। ये हैरतनाक ड्रामा एलिजबेथ ने अपनी आंखों के सामने देखा था और वो नीम बेहोश हो गई थी। खौफ से उसका चेहरा फैल गया था। नाग ने जल्दी से उसकी रस्सी खोली और कहा, घबराओ नहीं एलिजबेथ बहन, मैं एक ऐसा जादू जानता हूँ जिसको पढ़ने से मैं एकदम से सांप बन जाया करता हूँ। एलिजबेथ उसे टिकटिकी बांधे तक रही थी। तुम जादूगर? हाँ हाँ भाई, कह जो दिया कि मैं जादूगर हूँ। बस अब उठो और जल्दी से मेरे साथ भाग चलो। एलिजबेथ को यकीन हो चुका था कि ये नौजवान कोई बहुत बड़ा जादूगर है। उसने कहा, एक पहरेदार दरख्तों में बैठा इस झोंपड़ी की तरफ देखता रहता है, उसने देख लिया तो उसके जहरीले तीर से हम नहीं बच सकेंगे। नाग ने कहा, तुम इसी जगह ठहरो, पहले मैं उसकी खबर लेता हूँ। नाग एलिजबेथ की आंखों के सामने एक बार फिर सांप बन गया। एलिजबेथ ने खौफ के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। नाग तेजी से रेंगता हुआ सबसे पहले एडगर के पास गया और इंसान की शक्ल में आकर उसे जल्दी जल्दी सारी कहानी सुनाई और कहा कि अब वो पहरेदार को हिलाक करने जा रहा है ताकि एलिजबेथ की झोंपड़ी से निकालकर उस जहाज तक पहुंचाया जाए। एडगर ने कहा, मैं बंदूक से उसे मार डालूंगा, तुम यही ठहरो। नाग बोला, नहीं नहीं, बंदूक की आवाज़ से सारा कबीला होशियार हो जाएगा। मैं खामोशी से ये काम करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि वापस साहिल पर जाकर कश्ती की हिफाजत करो। ऐसा ना हो कि कोई आदमखोर उधर पहुंचकर कश्ती ले जाए। मैं एलिजबेथ को लेकर अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। ठीक है,
एडगर झाड़ियों में से निकलकर वापस कश्ती की तरफ चला गया। नाग ने उसी वक्त एक जंगली तोते का रूप बदला और उड़ता उड़ता दरख्तों में उस आदमखोर को तलाश करने लगा जो किसी दरख्त पर बैठा पहरा दे रहा था। आखिर उसने आदमखोर को एक जगह देख लिया। कमबख्त ने बड़ी महफूज जगह बना रखी थी। एक घने दरख्त के अंदर दो शाखे पर एक तख्ता डालकर वो आलती पालती मारकर बैठा था और कमान में जहरीला तीर चढ़ाए झोंपड़ी की तरफ देख रहा था। वो कुछ हैरान भी था कि उसका जो साथी अभी अभी झोंपड़ी में गया था अभी तक वापस क्यों नहीं आया। इतने में आदमखोर ने देखा कि जर्द चोंच वाला एक तोता उसके दरख्त में जरा ऊपर वाली शाख पर आकर बैठ गया है। तोता भी आदमखोर की तरफ गर्दन टेढ़ी करके तक रहा था। आदमखोर ने सोचा कि इस तोते को जिंदा पकड़ना चाहिए। उसने उठकर तोते की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक किसी तरफ से एक स्याह सामने नमदार होकर उसके कलाई पर काट दिया। वो तड़प कर पीछे हटा। उसने खंजर निकालकर सांप पर हमला करना चाहा, मगर सांप तो गायब हो चुका था। तोता भी दरख्त की शाख पर अब नहीं था। आदमखोर को मालूम ही ना हो सका कि उसी तोते ने सांप बनकर उसे डसा था। उसने जल्दी से अपनी कलाई पर जहां सांप ने काटा था खंजर लगाया। खून निकलने लगा। वो जहर चूस चूस कर नीचे थूकने लगा, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि उसे एक ऐसे सांप ने डसा है जिसके जहर का असर तो उसके सारे जिस्म में पहुंच चुका है। चुनाचे वो दरख्त पर बैठे बैठे लरजने लगा और फिर उसके जिस्म से गोया जान निकलनी शुरू हुई और वो एक बेजान शाख की तरह नीचे गिर पड़ा। इस अरसे में नाग वापस एलिजबेथ के पास पहुंच गया था। जल्दी निकल चलो एलिजबेथ, रास्ता साफ है, पहरेदार अब वहां नहीं है। एलिजबेथ नाग के साथ बाहर आ गई। वो 10-11 दिनों से झोंपड़ी में कैद थी। उससे ठीक तरह से चला नहीं जा रहा था, लेकिन जिंदा रहने की तड़प ने उसे अपने पांव पर खड़ा कर दिया था। नाग उसे लेकर दरख्तों में से निकलकर समंदर के साहिल पर आ गया। एलिजबेथ ने जल्दी से नाग को पीछे खींच लिया। वहां कोई खड़ा है। नाग ने मुस्कुराकर कहा, वो अपना ही आदमी है एलिजबेथ बहन, बल्कि तुम्हारे मुल्क इंग्लिस्तान के एक इलाके वेल्स का रहने वाला एक पुराना मल्लाह एडगर है। एलिजबेथ ने वेल्स का नाम सुना तो बोली, काश मैं अपने वतन पहुंच सकूं। हम तुम्हें तुम्हारे वतन पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाग ने एलिजबेथ को अंकल एडगर से मिलाया। दोनों अंग्रेजी जुबान में बातें करने लगे और कश्ती जहाज की तरफ रवाना हो गई। एलिजबेथ ने समंदर में इतना बड़ा जहाज खड़े देखा तो पूछा, ये जहाज किसका है? नाग ने कहा, ये अंकल एडगर का जहाज है। एडगर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, ये मेरा जहाज है। मैं इस जहाज का इंजीनियर भी हूँ, बावर्ची भी हूँ और मालिक भी हूँ। एलिजबेथ के चेहरे पर एक अरसे के बाद मुस्कुराहट आई थी। कश्ती को दूर से मारिया ने आते देख लिया था। एक लड़की को कश्ती में देखकर वो भी ताज्जुब करने लगी कि यह सफ़ेद फार्म अंग्रेज लड़की कौन हो सकती है। फिर सोचा कि शायद इस जजीरे में फंस गई होगी और नाग उसे बचा कर ला रहा है। कश्ती जहाज के पास आकर रुक गई। नाग ने ऊपर मुंह करके आवाज़ लगाई, मारिया सीढ़ी नीचे फेंको। एलिजबेथ ने पूछा, क्या मारिया कोई भी जहाज पर है? नाग ने कहा, हाँ, मेरी छोटी बहन है। एडगर ने कहा, हम तुम्हें उससे मिलाएंगे। नाग मुस्कुराया। एलिजबेथ ने कहा, क्या बात है, तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो? एडगर बोला, तुम्हें ऊपर जाकर खुद ही हंसी इसका राज मालूम हो जाएगा। मेरा मतलब है कि जब तुम मारिया से मिलोगी, अगर तुम मिल सकोगी तो। इतने में ऊपर से रस्सी की सीढ़ी फेंक दी गई, साथ ही 2 रस्से भी फेंके गए। एलिजबेथ ने महसूस किया कि रस्सी और सीढ़ी ऊपर से जरूर फेंकी गई, मगर फेंकने वाली मारिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि हो सकता है वो जहाज के जंगले के पीछे खड़ी हो। दोनों रस्सों के साथ कश्ती बांध दी गई ताकि ऊपर जाकर उसे खींचा जा सके। सीढ़ी पर सबसे पहले एडगर, फिर एलिजबेथ और उसके बाद नाग चढ़ने लगा। जहाज के अर्चे पर पहुंचकर एलिजबेथ ने खुदा का शुक्र अदा किया। कहने लगी, मैं मौत के मुंह से निकल कर आई हूँ नाग भाई, मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम होगा। हाँ एलिजबेथ, तुम्हें खुदा का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। एलिजबेथ ने अर्शे पर जंगले के साथ लगकर पूछा, मारिया कहाँ है अंकल एडगर? अंकल एडगर ने नाग की तरफ देखा, गोया पूछ रहा हो, क्यों मियाँ, क्या कहूँ इसे? नाग ने मुस्कुराकर कहा, अभी यहीं थी, मेरा ख्याल है नीचे कैबिन में चली गई होगी। नीचे चलकर तुम्हारा तारुफ करवाते हैं। अंकल एडगर और नाग रस्सी की मदद से एक चरखिए को घुमाकर कश्ती को ऊपर खींचने लगे। एलिजबेथ अर्शे पर टहल रही थी। वो जहाज की दूसरी जानिब जंगले के पास चली गई। अचानक केले का छिलका उसके बिल्कुल करीब आकर गिर पड़ा। एलिजबेथ चौंक कर परे हट गई और केले के छिलकों को तकने लगी कि ये कहाँ से आ गया। बात यह हुई थी कि मारिया उसके करीब ही खड़ी केला खा रही थी। उसने केला छीलकर अर्शे के फर्श पर फेंक दिया था। जितनी देर तो केला मारिया के हाथ में रहा नजर नहीं आया। जब छिलका उसके हाथ से जुदा होकर गिरा तो वो नजर आ गया। एलिजबेथ कुछ डर सी गई। उसे नाग की बात याद आ गई। वो इंसान से सांप बन गया था उसकी आंखों के सामने, और उसने कहा था कि वो जादूगर है। तो क्या इस जहाज पर भी जादू का असर है, या यहाँ भूत प्रेत रहते हैं और ये छिलका किसी भूत ने केला खाकर फेंका होगा? एलिजबेथ अभी ये सोच सोच कर परेशानी हो रही थी कि उसे किसी औरत के छींकने की बिल्कुल करीब से आवाज़ आई। ये मारिया छींकी थी। छींक उसे अचानक आ गई थी। उसने उसे दबाने की बहुत कोशिश की, मगर वो छींकी क्या जो दब जाए। चपाक की आवाज़ के साथ मारिया की छींक निकल गई और एलिजबेथ उछलकर परे हट गई। फिर वो नाग और एडगर की तरफ भागी जो जंगले के साथ लटकी हुई कश्ती को रस्सी बांध रहे थे। नाग ने एलिजबेथ को खौफजदा देखा तो समझ गया कि मारिया ने कोई करामत दिखाई होगी। क्या बात है एलिजबेथ बहन, तुम परेशान क्यों हो?
एलिज़ाबेथ ने हकलाते हुए कहा, वहाँ अभी मैंने एक औरत की छींक की आवाज़ सुनी है। नाग ने एडगर की तरफ और एडगर ने नाग की तरफ देखा, गोया एक दूसरे से पूछ रहे हों कि एलिज़ाबेथ से मारिया का राज किस तरह से छुपाया जाएगा, जबकि अभी उसे इतना सफ़र तय करके इंग्लिस्तान में पहुंचाना है। नाग ने खिसियाना सा होकर कहा, कोई बात नहीं एलिज़ाबेथ बहन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जादूगर हूँ। तो ये ऐसा है कि मैं हर वक्त चौकन्ना रहने की कोशिश करता हूँ। ये छींक किसी ऐसी जंगली औरत की थी जो उस जजीरे में है, मगर मेरे जादू के असर से उसकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच गई ताकि मैं होशियार और ख़बरदार रहूँ। अच्छा। एलिज़ाबेथ हैरान और परेशान थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उस पर नाग की दलील ने कोई ज़्यादा असर नहीं किया। वो एलिज़ाबेथ को अपने साथ नीचे ले गए और एक कैबिन में उसे बिठाकर तली हुई मछली, केकड़ों का गर्म शोरबा और फल खिलाया। फिर एडगर ने कहा, बेटी एलिज़ाबेथ, अब तुम गुस्ल करके नए कपड़े पहन लो, ये मैंने कपड़े रख दिए हैं। एलिज़ाबेथ ने जर्द रंग का गाउन और कुर्ता देखकर कहा, अंकल ये कपड़े कहाँ से आए हैं? बेटी ये मारिया के हैं। मगर मारिया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटी बात यह है कि वो दिखाई नहीं देती। क्या मतलब? एलिज़ाबेथ ने चौंक कर पूछा। एडगर ने बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रही, बस यहीं बावर्ची खाने में मसरूफ़ होगी। तुम नहा धोकर कपड़े बदलो, फिर वो भी फारिग हो जाएगी तो तुम्हें मिला देंगे। एडगर कैबिन से बाहर निकल गया। वो उस उलझन में था कि एलिज़ाबेथ पर नज़र न आने वाली मारिया से मिलकर क्या असर होगा। अगरचे नाग ने उसे बता दिया था कि एलिज़ाबेथ ने उसे इंसान से सांप बनते देख लिया है और वो इस किस्म के तजुर्बे से गुजर चुकी है और उसे जादूगर समझती है। फिर भी जब उसने महसूस किया कि वो एक ऐसी लड़की से बातें कर रही है जो नज़र नहीं आ रही, तो उस पर क्या गुजरेगी। एडगर कैबिन से निकलकर बावर्ची खाने की तरफ जा रहा था कि उसने कप्तान के कैबिन में नाग को देखा, जो अकेला ही किसी से गुफ्तगू कर रहा था। एडगर को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वो मारिया से बातें कर रहा है। एडगर भी अंदर चला गया। उसने कहा कि एलिज़ाबेथ बार बार मारिया का पूछ रही है, उसके साथ मारिया का तारुफ कैसे कराया जाएगा। मारिया ने कहा, अंकल मेरा ख्याल है कि हमारा सफ़र लंबा है, उसको बता देना चाहिए कि मैं गायब औरत हूँ। मेरा अपना भी यही ख्याल है। नाग ने कहा, लेकिन कहीं उसके जहन पर इसका बुरा असर न पड़ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस राज को इंग्लिस्तान पहुँचने तक राज में ही रहने दें? मारिया ने कहा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम इस राज को ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकेंगे। नाग कहने लगा, तो फिर एलिज़ाबेथ को बुलाकर बता दें कि। एडगर कहने लगा, ये काम मैं खुद कर लूँगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। रात हो गई। उन्होंने सिवाय मारिया के एक जगह बैठकर खाना खाया। मारिया का खाना उसके कैबिन में पहुंचा दिया गया था। एडगर ने यह तय किया था कि वो दूसरे रोज़ बड़े इत्मीनान से पूरी कहानी बयान करके एलिज़ाबेथ को बताएगा कि मारिया क्यों नज़र नहीं आई, ताकि वो मुतमईन हो जाए और उनका सफ़र किसी दुश्वारी और ड्रामे के बगैर गुजर जाए और वह सुकून के साथ एलिज़ाबेथ को इंग्लिस्तान पहुँचा दे। एडगर खुद भी इंग्लिस्तान वापस अपने घर चला जाना चाहता था और मारिया और नाग का भी यही प्रोग्राम था कि वो इंग्लिस्तान जाकर उस बहरी जहाज़ को फ़रोख्त करके वेल्स के इलाके में मकान ख़रीद कर रिहाइश इख्तियार कर लेंगे और मारिया को मकान में अंकल एडगर की देखभाल में रखकर वो खुद अंबर की तलाश में निकलेगा। एलिज़ाबेथ को इसलिए भी मारिया का राज बताया जा रहा था ताकि वेल्स में एलिज़ाबेथ मारिया की सहेली बनकर रह सके और वो अकेली पीछे बोर ना हो। खाना खाकर ये लोग अपने अपने कैबिन में जाकर सो गए। उधर ऐसा हुआ कि जब आदमखोर वापस ना आया तो सरदार ने एक और आदमी को एलिज़ाबेथ की झोंपड़ी में भेजा कि जाकर मालूम करो कि क्या बात है, उसने इतनी देर कहाँ लगा दी है। ये आदमखोर जब झोंपड़ी की तरफ जा रहा था कि सबसे पहले रास्ते में उसे पहरेदार की फूली हुई जहर आलूद लाश मिली। फिर वो भागकर झोंपड़ी में गया तो देखा कि वहाँ भी उसके एक साथी की फूली हुई जहर आलूद लाश पड़ी है। दोनों को किसी खतरनाक सांप ने हलाक किया था और एलिज़ाबेथ यानी उनका मुकद्दस शिकार गायब था। आदमखोर ने वहीं एक ऐसी चीख मारी कि सारे कबीले को एकदम से खबर हो गई। सरदार भी दूसरे लोगों के साथ झोंपड़ी के पास आ गया। दोनों लाशों को कबीले के आदमखोर जादूगर हकीम ने देखा और ऐलान कर दिया कि सांपों का काटा है। सरदार ने कहा, हमारे शिकार की रस्सी तो सांप नहीं खोल सकता, हमारा मुकद्दस शिकार किसने खोलकर भगा दिया है? ये बात गौर करने वाली थी। साफ जाहिर था कि किसी ने मुकद्दस शिकार को वहां से भगाया है। वो कौन हो सकता है? अभी शाम नहीं हुई थी, सूरज समंदर में गरूब होने वाला था, धूप सुनहरी हो गई थी। सरदार बड़ा माहिर खोजी था। उसने झुककर कदमों के निशान देख लिए। दोनों हाथ उठाकर बोला, जमीन पर 3 इंसानों के कदमों के निशान हैं। एक इंसान जाकर फिर वापस आया है। ये निशान मेरे आदमियों के हैं। ये नंगे पांव थे। ये निशान बूटों के हैं। ये निशान उस औरत के पांव का है जो यहाँ कैद थी और जिसे ये 2 आदमी भगाकर ले गए हैं। फिर उसने और झुककर देखा तो बोला, झोंपड़ी के अंदर से एक सांप बाहर निकला था। यहाँ आकर सांप एकदम गायब हो गया। उसके दरख्त पर चढ़ने का निशान भी नहीं है। कमबख्त ने खोज पूरे का पूरा लगा लिया था। फिर वो कदमों के निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। बाकी आदमखोर भी नेज़े भाले उठाए बड़े पुरस्रार अंदाज में उसके पीछे पीछे चल रहे थे। पाँव के निशान उन लोगों को जंगल से निकालकर बाहर समंदर के किनारे ले आए। यहाँ आते ही सरदार ने जो समंदर की तरफ देखा तो दोनों हाथ फैलाकर अपने पीछे आने वालों को उसी जगह रोक दिया और झाड़ियों की ओट में हो जाने का हुक्म दिया। सारे आदमखोर झाड़ियों के पीछे हो गए।
सरदार ने देखा कि समंदर में किनारे से कोई 3 फरलांग के फासले पर एक बड़ा बहरी जहाज लंगर डाले खड़ा था। बाकी आदमखोर भी मुंह खोले जहाज को तक रहे थे कि जहाज यहाँ किधर से आ गया। उस तरफ जहाज कभी भूल कर ही आते थे। इससे पहले कोई 5 बरस हुए कि एक जहाज आकर लगा था, और वो भी बहरी डाकुओं का जहाज था। उसके 15 बहरी डाकुओं पर ये आदमखोर अगवा करके खा गए थे। दूसरे आदमखोरों को तो ये खुशी हुई कि इस जहाज के आदमियों को वो अब मज़े ले लेकर खाएंगे। उनके लिए तो गोया खुराक का जहाज आ गया था। मगर सरदार को यकीन हो गया था कि उसका मुकद्दस शिकार यानी एलिज़ाबेथ, जिसको उन्होंने मुकद्दस त्यौहार पर देवताओं के आगे कत्ल करके भून कर खाना था, उसी जहाज में ले जाया गया है। गुस्से से वो कांपने लगा, फिर कुछ सोचकर आहिस्ता से बोला, हमारा शिकार हमसे छीन लिया गया है, वो इस जहाज पर है। हमें उस जहाज पर हमला करके उसे आग लगा देनी चाहिए। उसके आदमियों को खा जाना है और अपने मुकद्दस शिकार को लाकर त्यौहार के रोज कुर्बान करना है। सब ने एक साथ नेज़े उठाकर कहा, हम हमला करेंगे। सरदार ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम अहमक हो, सारे के सारे जंगली हो। क्या तुम समझते हो कि शहर के लोग वैसे ही जहाज में बैठे होंगे कि तुम आओगे और उनको काबू में करके ले आओ? उल्लू के पट्ठो, उन लोगों के पास गोलियों वाले हथियार होते हैं, बारूद होता है, इसलिए हमें साजिश करके हमला करना होगा। उनकी एक कश्ती किनारे पर आकर भी रुकी थी। मैं रेत पर कदमों के निशान के साथ कश्ती का बड़ा निशान भी देख रहा हूँ। यहाँ से कश्ती समंदर में घसीटी गई थी। वापस मेरे साथ चलो। और सरदार उन्हें वापस झोंपड़ों में ले गया। सरदार था तो आदमखोर, मगर बड़ा होशियार और चालाक था। उसे मालूम था कि जहाज वालों के पास बारूद के हथियार होंगे। ऐसे हथियार उसने बहरी डाकुओं के पास देखे थे, जिनसे एक गोली निकलती है और आदमी मर जाता है। इसलिए वो दिन की रोशनी में जहाज पर हमला करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो रात के अंधेरे में हमला करना चाहता था। जहाज को उसने देख लिया था कि किस जगह पर खड़ा है। शाम तक आदमखोर सरदार अपने हमले के तरीकों पर गौर करता रहा। जब रात ने जजीरे को अपनी स्याह चादर में छुपा लिया तो वह अपने जानिसार आदमखोरों के साथ निकला। ये लोग गहरे सांवले रंग के थे और जिस्म पर सिवाय लंगोटियों के और कुछ न था। अंधेरे में वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। ये जंगल से निकलकर जब साहिल समंदर पर आए तो झुक झुक कर चलने लगे। बाएं जानिब दूर एक जगह उन्होंने कश्ती छुपा रखी थी। ये एक लंबूतरी जूती की तरह की कश्ती थी, जिसमें 50 के करीब आदमखोर छुप कर बैठ गए। उन्होंने तीर कमान, खंजर और नेज़े साथ रख लिए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता समंदर के ऊपर से होकर जहाज की तरफ बढ़ने लगी। रात तूफानी, दिन के बाद पुरसुकून थी। आसमान साफ हो गया था, सितारे चमकने लगे थे। उन सितारों की हल्की नीली रोशनी में जहाज एक स्याह धब्बे की तरह समंदर में खड़ा था। आदमखोरों की कश्ती धीरे धीरे जहाज के करीब आ रही थी। जहाज के ऊपर कोई लैंप नहीं जल रहा था। नाग और एडगर ने उसकी जरूरत महसूस नहीं की थी। अर्शे पर अंधेरा था। आदमखोर बड़े सुकून के साथ और बगैर कोई आवाज़ पैदा किए कश्ती को जहाज के पैने के साथ अकबी हिस्से में ले आए। यहाँ उन्होंने लंगर की मोटी जंजीर के साथ कश्ती को बांध दिया। सरदार ने इशारा किया और देखते ही देखते आदमखोर बंदरों की तरह जंजीर को पकड़कर जहाज के ऊपर अर्शे के जंगले पर पहुंच गए। कश्ती में सिर्फ 6-7 आदमखोर रहे, बाकी ऊपर चढ़ गए। सरदार भी उनके साथ ही था। अर्शे पर पहुंचकर सरदार ने मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकाली, जो किसी परिंदे की आवाज़ से मिलती थी। आदमखोरों को अर्शे के जंगले के साथ साथ लेट जाने को कहा गया। सारे आदमखोर जंगले के साथ अर्शे के फर्श पर लेट गए। सरदार ने अंधेरे में गौर से चारों तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में हर शय को साफ साफ देख लेने की आती थी। सरदार ने चंद आदमखोरों को इशारे से अपने पीछे आने को कहा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां से सीढ़ियां नीचे जाती थी। सरदार इससे पहले बहरी डाकुओं के जहाज देख चुका था। उसे मालूम था कि जहाज में एक निचली मंजिल भी होती है, जिसके छोटे छोटे कमरों में लोग रात को सोते हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद था। सरदार ने अपने साथियों को इशारा किया और वो उस जगह पर आ गए जहां एक हवादान लगा था। इस किस्म के हवादान पुराने ग्रामोफोन बाजों के बम्बू की तरह होते हैं, जो बहाव के ऊपर अर्शे पर लगे होते हैं ताकि निचली मंजिल में ताज़ा हवा जा सके। सरदार ने जानवरों की बोली में कुछ इशारा किया। एक आदमखोर ने अपनी कमर के गिर्द लिपटी हुई रस्सी खोलकर उसका एक सिरा कमर के साथ बांधा और दूसरा सिरा बाहर हवादान के सतून से बांधा और हवादान में उतर गया। हवादान में वो लटक गया था और अंधेरे में उतरता चला जा रहा था। आखिर उसके पैर फर्श पर लग गए। उसने कमर से बंधी रस्सी खोलकर ऊपर फेंक दी। रस्सी खींच ली गई। आदमखोर ने अंधेरे में खौफ से देखा। असल में वो गोदाम में निकल आया था। कभी यहाँ तीसरे दर्जे के मुसाफिर सफ़र किया करते थे, लेकिन अब उसे गोदाम में बदल दिया गया था जहाँ दुनिया जहान का काट कबाड़ जमा था। आदमखोर टिटोलता टिटोलता उस दरवाजे तक आ गया। यहाँ आदमखोर को इसलिए भेजा गया था कि वो अंदर से आकर सीढ़ियों का दरवाज़ा खोल दे ताकि बाकी लोग नीचे जाकर हमला कर सकें। उन्हें अभी तक ये खबर नहीं थी कि इस जहाज़ में सिर्फ 3 इंसान सफ़र कर रहे हैं, जिनमें से एक मुसाफिर यानी मारिया नज़र नहीं आती। बाकी फालतू एलिज़ाबेथ ही थी, जिसको दोबारा गिरफ्तार करने के लिए आदमखोर वहाँ आए थे। ये आदमखोर गोदाम से बाहर कॉरिडोर में आ गया। यहाँ कोने में एक धीमा सा चिराग जल रहा था। उसकी हल्की रोशनी में आदमखोर लकड़ी की दीवार के साथ पीठ लगाए आगे बढ़ता चला गया। सामने एक सीढ़ी आ गई जो तंग थी। उस सीढ़ी ने आदमखोर को जहाज की दूसरी मंजिल में पहुंचा दिया। उस मंजिल में वो कैबिन थे जहां एलिज़ाबेथ, मारिया, नाग और अंकल एडगर आराम कर रहे थे।
यहाँ से वो सीढ़ी ऊपर अरशे पर जाती थी, जिसका दरवाज़ा उस आदमखोर ने जाकर खोलना था और जिसके बाहर उसके साथी इंतजार कर रहे थे कि दरवाज़ा खुले और हम हमला कर दें। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ठीक उसी वक्त मारिया को कैबिन में बड़ी गर्मी लगी। उसने सोचा कि ऊपर अरशे पर जाकर हवा में सोना चाहिए। तूफान के बाद हबस बड़ा हो गया था। मारिया पलंग पर से उठी, उसने दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में आ गई। उसे अपने पीछे हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने रुक कर पीछे देखा कि ये आहट क्या थी। लैंप की हल्की की रोशनी में उसे एक काला साया दीवार के साथ लगा दिखाई दिया। मारिया एक तरफ हटकर उसे गौर से देखने लगी। एक बात का उसे यकीन हो गया था कि ये अपने आदमियों में से कोई नहीं, वगरना उसे इस तरह चोरी चोरी आने की भला क्या जरूरत थी। साया उसके करीब आ गया। ये आदमखोर था। आदमखोर को तो मारिया कभी नजर नहीं आ सकती थी, इसलिए वो अपनी तरफ से बड़े इत्मीनान के साथ फूंक फूंक कर कदम रखता आगे बढ़ रहा था। उसने मारिया के कैबिन के पास आकर दरवाजे के साथ मुंह लगाकर शायद कुछ सूंघने की कोशिश की। फिर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुला था क्योंकि मारिया अभी अभी अंदर से निकली थी। आदमखोर कैबिन के अंदर चला गया। अब मारिया ने उसे गौर से देख लिया था और वह समझ गई थी कि जजीरे का कोई जंगली है जो आधी रात को वहां या चोरी की नीयत से आया है और या ये मालूम करना है कि वो औरत यहाँ तो नहीं जिसको उन्होंने कैद कर रखा था और जो अब फरार हो गई है, जिसे मारिया के वहम में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि अरशे पर मुसल्ला आदमखोरों की एक पार्टी हमला करने के लिए तैयार खड़ी है और ये उनका जासूस है जो दरवाज़ा खोलने और मालूमात हासिल करने आया है। मारिया भी आदमखोर के पीछे ही कैबिन में दाखिल हो गई। आदमखोर अंधेरे में एक एक शय को उलट पलट कर देख रहा था। उसके एक हाथ में नेज़ा था और उसकी जर्द आंखें चीते की आंखों की तरह अंधेरे में चमक रही थी। मारिया ने उस किस्म के कई एक वाकयात से गुजर चुकी थी। वो बड़े इत्मीनान से दीवार के करीब खड़ी उस आदमखोर की एक एक हरकत को गौर से देख रही थी। आदमखोर के कान बड़े हसास थे। वो जजीरे की खामोशी में पला बड़ा था। वो खामोशी में हल्की से हल्की आवाज़ को भी पहचान लेता था। एक बार जो मारिया ने गहरा सांस लिया तो उसने चौंक कर उस तरफ देखा जिधर से सांस लेने की आवाज़ आई थी, मगर वहाँ तो कोई इंसान भी नहीं था। हालांकि मारिया ठीक उसी जगह खड़ी थी जिस जगह पर आदमखोर की नज़र पड़ी थी, लेकिन मारिया आदमखोर को दिखाई नहीं दे सकती थी। आदमखोर की छठी हिस्स कभी गलत नहीं हो सकती थी। उसका दिल उसे साफ कह रहा था कि कैबिन में किसी ने गहरा सांस लिया है, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। इसलिए आदमखोर ने सोचा कि अब बाहर निकलना चलना चाहिए ताकि ऊपर जाकर दरवाज़ा खोला जाए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो मारिया ने भी ठीक उसी वक्त सोचा कि इस शख्स को कैबिन में ही कैद कर देना चाहिए। फिर ख्याल आया कि शोर मचाएगा, बेहतर यही है कि इसे बेहोश कर दिया जाए। बस मारिया ने पीछे से आकर आदमखोर के सर पर एक तांबे का गुलदान दे मारा। आदमखोर चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। मारिया ने उसके दोनों हाथ पीठ पर कसकर बांध दिए, फिर पाँव भी रस्सी से बांधे और उसे पलंग के नीचे लाकर डाल दिया। यहाँ से निकलकर वो सीधी नाग और एडगर के कैबिन में आई। उन्हें जगाया और बताया कि अभी अभी एक जंगली इंसान को वो बेहोश करके आ रही है। ये कहाँ से आ गया? नाग ने उठते हुए पूछा। एडगर ने कहा, मैंने कहा था ना कि हम एलिज़ाबेथ को तो ले आए हैं, मगर ये आदमखोर हमारा ताक़ुब करेंगे। हम में से किसी को ज़रूर ऊपर पहरे पर होना चाहिए था। अब पता नहीं ये अंदर कहाँ से आया है और ऊपर इसके साथी भी मौजूद होंगे। मैं ऊपर जाकर पता करती हूँ। तुम दरवाज़ा खोलोगी तो वो खुले दरवाजे में से नीचे आकर हमला कर देंगे। क्या मालूम उनकी तादाद ज़्यादा हो। एडगर का ख्याल ठीक था। नाग ने कहा, हमें असला लेकर ऊपर जाना चाहिए और हमला कर देना चाहिए। एडगर बोला, हम अंधेरे में उन्हें नहीं देख सकेंगे। उन्होंने पोजीशनें ले रखी होंगी। अगर उनका एक जहरीला तीर भी हमारे लग गया तो हम बच न सकेंगे। उनके निशाने गजब के होते हैं। फिर क्या करें? नाग ने पूछा। एडगर कहने लगा, मैं अभी बंदूक लेकर ऊपर जाता हूँ और सबको भून कर रख देता हूँ। नाग बोला, ये हमारी हिमाकत होगी। हमें बिल्कुल मालूम नहीं कि उनकी तादाद कितनी है। वो हमारे जहाज़ को आग लगाकर हमें परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि मैं और मारिया बाहर जाकर मालूम करते हैं कि वो लोग कितनी तादाद में हमला करने आए हैं। मारिया और नाग अरशे को ऊपर जाने वाली सीढ़ी की तरफ बढ़े। अरशे पर रात के अंधेरे में सरदार अपने आदमखोर साथियों के लिए इंतजार कर रहा था कि जो वहशी हवादान की राह से नीचे गया है वो ऊपर आकर दरवाज़ा खोले। नाग सीढ़ियों में दरवाजे के पास आकर मारिया से कहने लगा, मैं जॉन बदल कर बाहर निकलूंगा, तुम दरवाज़ा खोलो। वो लोग ज़रूर दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रहे होंगे। नाग ने सांप की जॉन बदल ली और सीढ़ियों के अंधेरे में गुम हो गया। मारिया ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर अरशे पर सरदार ने दरवाज़ा खुलते देखा तो हल्की सी सीटी मारकर अपने आदमियों को खबरदार किया और आगे बढ़ा, मगर उसे बड़ी हैरानी हुई। उसका आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं निकला था। वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर सीढ़ियों में देख रहा था। सीढ़ियाँ अंधेरे में खाली थीं। उसने आहिस्ता से अपनी आदमी के लिए सीटी बजाई। नीचे से किसी ने भी उस सीटी का जवाब न दिया। सरदार पीछे हटाया। फिर वो अपने आदमियों को अरशे के कोने में जंगले के पास ले गया और सरगोशियों में बातें करने लगा। वो कहाँ चला गया? क्या किसी ने नीचे से उसे कत्ल कर दिया है? फिर दरवाज़ा किसने खोला? ज़रूर यहाँ कोई बदरू आ गई है। सरदार? बदरू? सरदार भी तोहम परस्त था। ये लोग बदरूहों, चुड़ैलों और आसेब से बहुत खौफ खाते थे। मारिया ने भी यही सोचा कि बजाय उन्हें हलाक करने के उन्हें डरा कर भगा देना चाहिए। मारिया उन आदमखोरों के बिल्कुल करीब अरशे पर खड़ी थी। सरदार ने हाथ उठाकर कहा,
तुम लोग यहीं ठहरो, मैं नीचे जाकर मुकद्दस शिकार को तलाश करता हूँ। और इससे पहले कि मारिया उसको किसी तरीके से रोकती, सरदार अंधेरे में बड़ी तेजी से अरशे की सीढ़ियां उतर गया। मारिया को यह भी मालूम नहीं था कि नाग कहाँ सांप बनकर बैठा हुआ है। उसने सोचा नीचे एडगर और एलिजबेथ हैं। सरदार नेजा और खंजर लिए हुए है। ये लोग बड़े जालिम किस्म के आदमखोर होते हैं, कहीं एलिजबेथ या एडगर को हिलाक ही न कर दे। बस वो सीढ़ियों की तरफ भागी। उसके भागने से तख्ते पर आवाज पैदा हुई तो आदमखोरों ने सहमी हुई नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। बदरू, भाग चलो, सरदार नीचे गया है। बदरू हमें हिलाक कर देगी, सरदार भी हमें भून कर खा जाएगा। आदमखोर इसी किस्म की बातें करते हुए खामोश हो गए और अरशे पर ही एक तरफ छुप कर बैठे रहे। मारिया सीढ़ियां उतरती चली गई। नाग उस वक्त जहाज के अकब में रिंगता हुआ जहाज के पहलू में आ गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि समंदर में आदमखोरों की कश्ती कहाँ पर है। उसने देखा कि जहाज के लंगर के साथ कश्ती बंधी हुई है और उसमें 7-8 आदमखोर नेज़े कमाने और खंजर लिए छुप कर बैठे हैं। गोया वो हमले की पूरी तैयारी करके आए थे। नाग वापस हुआ। अब उसे मारिया नजर नहीं आ रही थी। ये कहाँ चली गई? दूसरे आदमखोर रात के अंधेरे में जंगले के साथ लगकर अरशे के तख्ते पर बैठे थे। नेज़े उन्होंने हाथों में थाम रखे थे। नाग मारिया की तलाश में अरशे पर जंगले के साथ साथ रेंगने लगा। अंधेरे में एक स्याह रंग का सांप भला कैसे नजर आ सकता था, लेकिन ये जंगली लोग थे। सांप बिच्छू की बू सूंघ लेते थे। एक आदमखोर ने बैठे बैठे नाक चढ़ाते हुए कहा, सांप की बू आ रही है। दूसरे ने जरा तवज्जो दी तो उसे भी बू आने लगी। अब सारे आदमखोरों ने सांप की बू सूंघ ली थी। बू बड़ी तेज थी। उन्होंने जल्दी से अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। सांप वहां नहीं था। फिर वो उठे और जिधर से बू आ रही थी उधर झुक कर चलने लगे। उन्होंने नेज़े तान रखे थे ताकि सांप को कुचल दिया जाए। नाग सांप की शक्ल में बड़े मजे से रिंगता हुआ सीढ़ियों की तरफ चला जा रहा था कि अचानक उसने फर्श पर अपने पीछे इंसानी कदमों की चाप सुनी। उसने जो पलट कर देखा तो 2 आदमखोर वहशी नेज़े लिए उसके सर पर पहुंच चुके थे। नाग अगर जरा सी गफलत कर जाता तो मारा गया था। बस 1 सेकंड का फर्क रह गया था। उधर नेज़ा गिरा, उधर नाग तड़प कर परे हट गया। नेज़ा अरशे के फर्श की लकड़ी में धंस गया। नाग भागकर सीढ़ियां उतर गया। आदमखोर वहशी उसे नीचे जाता देखते रह गए। चूंकि सरदार का हुक्म नहीं था इसलिए वो अरशे पर ही रह गए। नीचे क्या हो रहा था ये भी मालूम करते हैं। सरदार को इसी किस्म के बहरी जहाज़ों के नक्शे का इल्म था। उसने कॉरिडोर में जाते ही दाएं बाएं कैबिन देखने शुरू कर दिए। एडगर तो बावर्ची खाने में था। एलिजबेथ ने गलती की थी कि अपने कैबिन का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। सरदार आंधी की तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसे अपने मुकद्दस शिकार की बू अंदर से आ रही थी। उसने देखा कि एलिजबेथ पलंग पर नीम दराज थी। एलिजबेथ ने आदमखोर सरदार को लैंप की धीमी रोशनी में पहचान कर चीख मार दी। चीख की आवाज़ पर एडगर बावर्ची खाने से भागा। मारिया कैबिन में लपकी। उस वक्त तक सरदार एलिजबेथ का मुंह बंद करके उसको बगल में दबोचकर बाहर घसीट रहा था। ये उसे मालूम हो गया था कि इस जहाज़ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं। जो ही वो दरवाजे से निकलकर राहदारी यानी कॉरिडोर में आया, मारिया ने उसके आगे टांग कर दी। सरदार मुंह के बल गिर पड़ा। एलिजबेथ भी उसके साथ ही गिरी। वो हैरान होकर उठा कि उसके आगे टांग किसने रखी थी। अंधेरे में वो कुछ भी ना देख सका था। इतने में एडगर भी वहां आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने बंदूक सरदार की गर्दन पर रखकर कहा, खबरदार यहीं रुक जाओ। एडगर उन वहशी लोगों की कुछ कुछ बोली जानता था। सरदार एक बहादुर वहशी था। वो बंदूक से बिल्कुल ना घबराया, बल्कि उसने चीते की तरह पलटकर एडगर के हाथ से बंदूक इस तरह छीनी कि एडगर आगे की तरफ फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ा। सरदार उसकी खोपड़ी पर बंदूक का दस्ता मारने ही वाला था कि मारिया ने पीछे से उसकी बंदूक पकड़कर जोर से खींची। सरदार पीछे की तरफ गिरा और बंदूक मारिया के हाथ में जाते ही गायब हो गई। एडगर फर्श पर से उठा। एलिजबेथ भी सरदार की गिरफ्त से निकल गई। मारिया ने सरदार की गर्दन पर इस जोर से मुक्का मारा कि वो बुखला गया कि ये मुक्के कौन बरसा रहा है। इतने में नाग भी वहां आ गया। वो सांप की शक्ल में था। आते ही उसने शेर की शक्ल इख्तियार कर ली और जोर से धाड़ मारकर सरदार की गर्दन पर अपना पंजा रख दिया। सरदार फर्श पर पड़े पड़े थर थर कांपने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये शेर कहाँ से आ गया है। उसने सोचा शायद ये लोग शेर पकड़कर ले जा रहे हैं और वो खुल गया है। एडगर ने जल्दी से सरदार के हाथ पीछे बांध डाले। मारिया अभी चूंकि एलिजबेथ पर अपना आप जाहिर नहीं करना चाह रही थी इसलिए वो कुछ ना बोली और परे खड़ी रही कि अगर सरदार कोई हरकत करे तो वो फिर हमला कर दे। मगर शेर की वजह से सरदार की जान हवा हो चुकी थी। एडगर ने सरदार को कैबिन के अंदर धकेलकर कैबिन का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। नाग फिर से इंसानी शक्ल में आ गया। उसने एलिजबेथ से कहा, तुम ठीक हो ना एलिजबेथ? एलिजबेथ का दम खुश्क हो चुका था। सांस लेते हुए बोली, खुदा ने मुझे बचा लिया, मगर ये शेर। नाग ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास जादू है जिससे मैं जो चाहूं बन जाता हूं। एलिजबेथ बोली, अगर तुम ना आते तो ये शख्स मुझे अगवा करके ले जा चुका होता। एडगर और नाग एलिजबेथ को दूसरे कैबिन में ले गए। उन्होंने उसे अंदर पलंग पर आराम करने और दरवाज़ा अंदर से बंद रखने को कहा और बाहर निकल आए। मारिया बाहर खड़ी थी। मारिया बोली, ऊपर इनके आदमी खड़े हैं। नाग ने कहा, समंदर में उनकी कश्ती भी है। मैं 6-7 आदमखोर हमला करने के लिए सरदार के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। एडगर बोला, वो सिग्नल तो अब उन्हें मैं दूंगा। अभी उन सबको भून कर रख देता हूँ। नहीं अंकल एडगर, इसकी ज़रूरत नहीं है। नाग ने कहा, यह उनको भगाने का काम मैं कर लूँगी।
ये कहकर मारिया ऊपर चली गई। अरशे पर आदमखोर अपने सरदार का इंतजार कर रहे थे। मारिया उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वो लोग मारिया को नहीं देख सकते थे। मारिया ने आसमान की तरफ देखा। रात गहरी हो चुकी थी और आसमान सितारों से भरा हुआ था। उसने मुंह के आगे हाथ रखकर एक दर्दनाक लंबी आवाज बुलंद की, जैसे कोई भटकी हुई रूह जंगल में रात को बहन कर रही हो। आदमखोरों ने आवाज सुनी तो खौफजदा होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मारिया ने दूसरी बार उनके बिल्कुल करीब जाकर आवाज फिर से लगाई। बदरू आ गई, एक आदमखोर ने चीख कर कहा। इसके साथ ही सबों ने बारी बारी समंदर में छलांगे लगा दी। मारिया जोर से हंस पड़ी। आदमखोर तैरते हुए कश्ती पर आ गए। कश्ती में बैठे आदमखोरों ने भी रोने की आवाज सुनी थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? बदरू आ गई है। इतना सुनना था कि सब आदमखोर कश्ती लेकर किनारे की तरफ उठ दौड़े। मारिया उन्हें सितारों की रोशनी में जजीरे की तरफ जाते देखती रही। जब कश्ती रात के अंधेरे में खो गई तो वो नीचे आई और उसने नाक को बताया। वो लोग भाग गए हैं। उसके बाद उन्होंने बेहोश आदमखोर की नीम मुर्दा लाश को उठाकर समंदर में फेंक दिया। समंदर में गिरते ही उसे होश आ गया और उसने जजीरे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। अब जहाज पर सिर्फ सरदार रह गया था। सरदार कैबिन में अकेला फर्श पर बैठा था। उसके दोनों हाथ पीठ पर बंधे हुए थे। वो वहां से फरार होने की तरकीबों पर गौर कर रहा था। एडगर, नाग और मारिया ने एलिजबेथ को कैबिन में ले जाकर सुला दिया और तसल्ली दी कि सरदार कैद हो चुका है और अब वो बेफिक्र होकर सो जाए। रात ज्यादा गुजर गई थी। मारिया और दूसरे लोग भी अपने अपने कैबिनों में जाकर आराम करने को लेट गए। जाते जाते नाग ने सुराख में से अंदर देखा। सरदार बंधे हुए हाथ पुष्ट पर रखे ऊँग रहा था। असल में सरदार ऊँग नहीं रहा था, बल्कि इंतजार कर रहा था कि उन लोगों के कदमों की आवाजें आना बंद हों, जहाज पर खामोशी छाए और वो वहां से फरार होने की तरकीब पर अमल करे। जो ही चारों तरफ जहाज पर खामोशी हुई, आदमखोर सरदार होशियार हो गया। आदमखोर कबीले के सरदार यूं ही सरदार नहीं बना दिए जाते थे। उन्हें सरदार बनने के लिए बड़े सख्त इम्तिहानों से गुजरना पड़ता था, जिनमें एक इम्तिहान ये भी होता है कि अगर वो कैद हो जाएं तो वो क्यों कर फरार होंगे। उन्हें 100 तरीकों से बांधा जाता है और वो फरार हो जाने में कामयाब हो जाते थे। बस सरदार ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने हाथ पीछे रखे ही रखे कुछ इस तरह से हाथ हिलाए जुलाए कि रस्सी की गिरा खुल गई। चंद सेकंड के अंदर अंदर वो रस्सी खोलकर उठ खड़ा हुआ। अब कैबिन से बाहर निकलना था। उसने अपने हबशियों जैसे घने बालों में लगा छोटा सा चाकू बाहर निकाला, उसे कैबिन के ताले में घुमाया और ताला खुल गया। सरदार दबे पांव कैबिन से बाहर राहदारी में निकल आया। उसे ये मालूम ही नहीं था कि उसका मुकद्दस शिकार किस जगह कैद है, मगर उस वक्त वो अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि वो दूसरी रात आएगा और अपने मुकद्दस शिकार को निकाल कर ले जाएगा। वो सीढ़ियां चढ़कर अर्शे पर आया। वहां उसके आदमियों में से कोई भी नहीं था। बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग कहाँ चले गए थे। समझ गया कि उनको भी भगा दिया गया है। समंदर में कश्ती भी नहीं थी। उसने अर्शे पर से बाएं फैलाकर छलांग लगा दी। समंदर में उसके गिरने की आवाज़ किसी ने भी ना सुनी, क्योंकि जहाज के कैबिन में सभी सो रहे थे। सरदार तैरता हुआ जजीरे पर पहुंच गया। दूसरे आदमखोरों ने उसे बताया कि जहाज पर बदरू ने हमला कर दिया था। सरदार ने उन्हें डांट कर कहा, बकवास बंद करो। फिर उसने बताया कि जहाज पर एक शेर भी बंद है और ये लोग उसे पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। बाहर कल रात हमें हमला करना होगा। ये काम मैं खुद करूंगा। देवताओं का मुकद्दस शिकार हमें हर कीमत में वापस लाना होगा। दूसरे दिन आसमान पर काले बादल छा गए। नाग का इरादा था कि जजीरे से जिस कदर जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मारिया का भी यही ख्याल था, मगर एडगर ने स्याह बादलों और तेज हवा को देखकर कहा, इस मौसम में सफर करना मुनासिब नहीं होगा। हो सकता है समंदर में तूफान आ जाए और हम किसी मुसीबत में फंस जाएं, क्योंकि जहाज का रडार सिस्टम अभी तक ठीक काम नहीं कर रहा। मौसम वाकई खराब हो रहा था। तेज हवा भी चलने लगी थी और बादल हल्के हल्के गरजना भी शुरू हो गए थे। नाग कहने लगा, तो फिर हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए और रडार की मुरम्मत का काम ही कर देना चाहिए। अरशे का जंगला भी एक तरफ से टूटा हुआ है। एडगर ने कहा, मेरा ख्याल है कि कल तक अगर मौसम ठीक हो गया तो हम कल शाम को किसी भी वक्त यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वैसे हमें यहाँ रहने में कोई ज़्यादा खतरा भी नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन हमें चौकस रहना होगा, क्योंकि एक तरह से हमने जजीरे के आदमखोरों का मुकद्दस शिकार उठाकर ले आए हैं। आखिर वो क्या कर लेंगे नाग भाई? हमारे पास असलहा बारूद इतना ज़्यादा है कि हम इस जजीरे को फतह कर सकते हैं। नाग ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ 2 आदमी हैं और जजीरा खुदा मालूम कितने आदमखोरों से भरा पड़ा है। मारिया कहने लगी, अंकल एडगर, ये बातें तो होती रहेंगी, कुछ नाश्ता का भी बंदोबस्त किया कि नहीं? अरे मैं तो भूल ही गया था, क्या एलिजबेथ भी जाग गई है? इतने में एलिजबेथ भी बालों को संवारती हुई अर्शे पर आ गई। उसने आसमान पर छाए हुए बादलों को देखा तो बोली, मौसम खराब होने लगा है अंकल एडगर। हाँ बेटी, इसीलिए हमने फैसला किया है कि कल रवाना होंगे। नहीं नहीं अंकल, मैं इस जहन्नम से निकल जाना चाहती हूँ। नाग कहने लगा, वो तो ठीक है एलिजबेथ, मगर ख़राब मौसम में सफ़र करना दुरुस्त नहीं होगा। मारिया कुछ कहने लगी थी कि इस ख्याल से कि एलिजबेथ को भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। एलिजबेथ कुछ नाउमीद सी हो गई। एडगर बोला, आओ मेरे साथ बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता करते हैं। आज मैं तुम्हें खालिस अंग्रेज़ी कॉफ़ी पिलाऊंगा। एडगर और एलिजबेथ नीचे चले गए। मारिया और नाग वहीं रह गए। मारिया कहने लगी, अंबर का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, खुदा जाने वो कहाँ है और किस हाल में है। नाग ने कहा, हाल तो उसका अच्छा ही होगा, वैसे हमें पता चलना चाहिए कि वो
کہاں پر ہے؟ مجھے امید ہے کہ انگلستان میں الزبتھ اور ایڈگر کو چھوڑ کر ہم یورپ میں کسی جگہ ہمیں مل جائے گا امبر۔ ماریا نے گہرا سانس لے کر کہا چلو پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ ناگ بولا تم کیبن میں ہی ٹھہرنا، میں تمہارا ناشتہ وہیں لے کر آ جاؤں گا۔ ماریا جھلا کر بولی یہ الگ مصیبت ہے، آخر ہم کب تک الزبتھ سے اپنا راز چھپائیں گے؟ ابھی یہاں سے نکل چلیں تو اس کا تعارف تمہارے ساتھ کروا دیا جائے گا۔ ماریا اپنے کیبن کی طرف چل دی۔ ناگ باورچی خانے میں آ گیا، اس نے ایک تھالی میں اپنا اور ماریا کا ناشتہ رکھا اور ماریا کے کیبن میں آ گیا۔ الزبتھ نے اسے 2 آدمیوں کا ناشتہ لے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جب ناشتہ کر لیا تو کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے ایڈگر سے باتیں کرنے لگی۔ موسم زیادہ گہرا ہو گیا، بادل جھک آئے تھے۔ الزبتھ اوپر عرشے پر آ گئی تو اس نے دیکھا کہ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے اور عرشے کا فرش گیلا ہو رہا ہے۔ وہ نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ راہداری میں ایک کیبن کے قریب سے گزر رہی تھی کہ کیبن کا دروازہ اچانک کھلا اور ماریا کسی کام سے باہر نکلی۔ اس وقت الزبتھ سامنے تھی، دونوں کی ٹکر ہو گئی۔ الزبتھ کے منہ سے نکل گیا معاف کیجیے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ ڈر سی گئی۔ ماریا کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو کر الزبتھ کو تکنے لگی۔ الزبتھ کچھ حیران سی تھی، پھر اس نے کیبن میں جھانک کر دیکھا۔ ناگ اس کی طرف پیٹ کیے کرسی پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ جو حادثہ ہوا تھا اس کو اس کا علم نہیں تھا۔ الزبتھ نے اندر آ کر کہا ناگ کیا تم بھوتوں پر یقین رکھتے ہو؟ ناگ نے چونک کر الزبتھ کو دیکھا۔ آؤ بیٹھو الزبتھ، کیوں خیریت تو ہے؟ آج تمہیں بھوتوں کا خیال کیوں آنے لگا؟ پھر الزبتھ نے بتایا کہ ابھی ابھی اس کے جسم سے کوئی ہوائی انسان کا جسم ٹکرایا ہے۔ ناگ سمجھ گیا کہ وہ ہوائی انسان کون تھا، ہنس کر بولا بھلا ہوائی انسان یہاں کہاں سے آ گیا؟ میرا خیال ہے تمہیں وہم ہوا ہے۔ نہیں، میں نے اپنے جسم کے ساتھ ایک جسم کو ٹکراتے خود محسوس کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کا جسم ہے۔ ناگ کہہ لگا کر ہنس دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ضرور اسی بحری جہاز کے سابق کپتان کی بیوی کی روح ہوگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے سن رکھا ہے کہ اس جہاز کا جو پہلا کپتان تھا اس کی ایک بیوی تھی، بڑی سلیقہ مند اور بڑی خوبصورت۔ ایک روز وہ عرشے پر کھڑی سمندر کی سیر دیکھ رہی تھی کہ اچانک جہاز کو ایک دھچکا لگا اور وہ اچھل کر سمندر میں گر پڑی۔ کسی کو خبر نہ ہوئی اور وہ بیچاری ڈوب گئی۔ کہتے ہیں کئی دنوں تک وہ اس جہاز کے عرشے پر کھڑی ملاحوں کو دکھائی دیتی رہی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس کی روح جہاز میں رات کو گشت لگایا کرتی ہے۔ الزبتھ ڈر گئی۔ میرے خدا، میں تو رات کو اب اکیلے کیبن میں نہیں سو سکوں گی، کیا خبر یہ روح مجھے تنگ کرنے پھر آ جائے؟ ناگ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ روح کسی کو تنگ نہیں کرتی، پھر جہاز میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر ماریا نے دوپہر کے کھانے کے بعد ناگ سے کہہ دیا کہ الزبتھ پر یہ راز کھول دیا جائے کہ وہ ماریا تھی جس کا جسم غائب اس کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ ناگ نے کہا میرا خیال ہے کہ اس طرح سے وہ زیادہ ڈرنے لگے گی۔ بہرحال میں ایڈگر انکل سے مشورہ کروں گا، اگر اس نے بھی یہی مشورہ دیا تو آج رات کھانے پر تم دونوں کا تعارف کروا دیا جائے گا۔ رات کا کھانا باورچی خانے میں ہی لگایا گیا۔ ایڈگر نے بھی اس خیال کا اظہار کیا کہ ماریا کا راز الزبتھ پر ظاہر کر دیا جائے۔ بات ناگ نے شروع کی اور ادھر ادھر کی جادوگری کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا الزبتھ یہ تو تم جانتی ہو کہ مجھے جادو آتا ہے اور میں جادو کے زور سے کوئی بھی شکل بدل سکتا ہوں۔ ہاں یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تم سانپ بنے اور پھر شیر بن گئے۔ ناگ نے کہا تو اب میں تم سے یہ کہنے والا تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے۔ بہن؟ بڑی خوشی کی بات ہے، مگر وہ کہاں ہے؟ اسی جہاز میں۔ اسی جہاز میں؟ الزبتھ نے تعجب سے پوچھا۔ تم نے آج تک مجھے اس سے ملایا کیوں نہیں؟ کہاں ہے وہ؟ میں نے تو اسے جہاز میں کہیں نہیں دیکھا۔ انکل ایڈگر نے بھی کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی۔ ناگ مسکرایا اور کہنے لگا بات میں اصل میں یہ ہے کہ میری یہ جو بہن ہے نا، اور جس کا نام ماریا ہے، اس پر ایک ایسا جادو کر دیا گیا ہے کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تو سب کو دیکھ سکتی ہے مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ الزبتھ کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے ناگ کو تک رہی تھی۔ جادو سے غائب ہے؟ مگر تم تو جادوگر ہو، کیا تم اس کے جادو کا توڑ نہیں کر سکتے؟ قصہ یہ ہے کہ ماریا پر افریقہ کے ایک بہت بڑے جادوگر نے جادو کر رکھا ہے۔ اب اس کا علاج اب ایک ہی ہے کہ 1 سال تک میں اس پر منتر پڑھ کر پھونکتا رہوں تو پھر سے انسان کی شکل میں نظر آنے لگی، اور ابھی صرف 2 مہینے گزرے ہیں، گویا ابھی ماریا کے نظر آنے میں 8 مہینے باقی ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ الزبتھ نے پوچھا۔ ایڈگر کہنے لگا صبح کیبن کے سامنے تم جس عورت سے ٹکرا گئی تھی وہ ماریا ہی تھی۔ الزبتھ اچھل پڑی۔ کیا یہ سچ ہے؟ تو کیا وہ بھوت نہیں تھا؟ بحری جہاز کے کپتان کی بیوی کی روح نہیں تھی؟ ہرگز نہیں، ناگ نے جھٹ کہا۔ وہ تو میں نے یوں ہی تمہاری دل لگی کے لیے یا یہ کہ تم سے یہ راز چھپانے کے لیے ایک کہانی بنائی تھی۔ میں تمہیں آرام سے یہ راز بتانا چاہتا تھا۔ پھر ناگ نے ماریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ماریا بہن الزبتھ سے ملو۔ اب ماریا نے ہنستے ہوئے میٹھے لہجے میں کہا کیا حال ہے بہن الزبتھ؟ الزبتھ نے ماریا کی آواز سنی تو ایک دم سے چونک پڑی۔ یہ شیریں آواز اس بائیں جانے والی خالی کرسی سے آئی تھی۔ الزبتھ نے ڈرتے ڈرتے خالی کرسی کی طرف دیکھا اور پھر کھلی کھلی آنکھوں سے کبھی ناگ اور کبھی ایڈگر کی طرف تکنے لگی۔ ایڈگر نے مسکراتے ہوئے اپنی گنجی کھوپڑی کو سہلایا اور بولا ہاں ہاں بیٹی، اس کرسی پر ہماری ماریا بیٹھی ہے۔ ناگ نے کہا ماریا الزبتھ سے ہاتھ نہیں ملاؤ گی؟
एलिज़ाबेथ ने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ अपने नरम नरम जनाना हाथ में थाम लिया है। एलिज़ाबेथ डर कर परे हट गई। मारिया बोली, डरो नहीं एलिज़ाबेथ, मैं मारिया हूँ, नाग की और तुम्हारी बहन। इस कमबख्त अफ्रीका के जादूगर की वजह से मैं गायब हूँ और किसी को नजर नहीं आ रही। नाग भैया मुझ पर मंतर फूंक रहा है, मैं इस साल के आखिर में फिर से नजर आने लगूंगी। इन बातों से एलिज़ाबेथ को कुछ तसल्ली हो गई थी। वो जरा सा मुस्कुराई और उसने अपना हाथ खाली कुर्सी की तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ मारिया के जिस्म से टकरा गया। उसे बड़ा अजीब लगा कि वो एक ऐसी औरत के जिस्म को छू रही है जो उसे नहीं दिखाई दे रही। यह उसकी जिंदगी का सबसे पहला और अनोखा तजुर्बा था। उसने मारिया के सर पर हाथ फेरकर उसके लंबे रेशमी बालों को छुआ, फिर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मैंने कभी ऐसी कोई औरत नहीं देखी। नाग हंस दिया। देखी तो तुमने अब भी नहीं, एलिज़ाबेथ ने कहा। मेरा मतलब है कि कभी आज तक ऐसी औरत से मेरा वास्ता नहीं पड़ा है जो नजर ना आ रही हो मगर मेरे पास जिंदा बैठी सांस ले रही हो और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर दबा रही हो। मारिया और एडगर खिलखिलाकर हंस पड़े। नाग ने कहा, खुदा का शुक्र है कि इस राज पर से बड़े सुकून के साथ और खैरियत के साथ पर्दा उठ गया, नहीं तो हमारा ख्याल था पता नहीं एलिज़ाबेथ पर इसका क्या असर हो। एलिज़ाबेथ कहने लगी, तुम लोगों ने कुछ इस तरीके से ये राज मुझ पर अफशा किया है कि मुझे कुछ ज्यादा अजीब सा नहीं लगा। एडगर ने हाथ उठाकर कहा, मेरा ख्याल है अब हमें खाना शुरू कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मारिया के साथ ये खाना भी गायब हो जाए। सब हंस पड़े और फिर खाना खाने लगे। रात को खाने के बाद मारिया और एलिज़ाबेथ एक कैबिन में जाकर अपने अपने बिस्तरों में लेट गईं और बातें करने लगी। एलिज़ाबेथ बड़ी खुश थी कि उसे जहाज पर एक सहेली मिल गई। दूसरे कैबिन में नाग आराम कर रहा था और एडगर अभी बावर्ची खाने में ही था और रडार का एक पुर्जा लाकर उसकी मरम्मत कर रहा था। जजीरे पर रात गहरी हो चुकी थी। बादल समंदर पर झुके हुए थे और बारिश बराबर हो रही थी। हवा इतनी तेज नहीं थी कि समंदर में तूफान का खतरा होता। जब रात आधी गुजर गई और जहाज में एलिज़ाबेथ, मारिया, नाग और एडगर सो गए तो जजीरे के साहिल से एक कश्ती जहाज की तरफ रवाना हुई। उसमें आदमखोर सरदार और उसका एक वफादार साथी सवार थे। उनके पास सिर्फ खंजर थे और सरदार ने एक मट्टी के आबखोरे में किसी जड़ी बूटी का तेज अर्क डाल रखा था। उस अर्क की बू इस कदर तेज थी कि अगर किसी इंसान को सुंघा दी जाए तो वो फौरन बेहोश हो जाता था। कश्ती बादलों वाली अंधेरी रात में समंदर में खामोशी से जहाज की तरफ बढ़ती चली गई। जहाज पर कहीं भी रोशनी नहीं थी, अंधेरा छाया हुआ था। सरदार कश्ती को जहाज के अकब में ले गया जहां जहाज का लंगर समंदर में गिरा हुआ था। कश्ती बड़े आराम से लंगर के पास ले जाकर रस्सी की मदद से बांध दी गई। सरदार ने इशारे से अपने साथी को बताया कि वो ऊपर जा रहा है। उसने अपने जिस्म पर स्याह रंग का कोई पेंट कर रखा था जिसकी वजह से वो अंधेरे में बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा था। जहाज के नशीबो फराज से सरदार वाकिफ हो चुका था। वो एक बार बंदर की तरह लंगर की आहनी जंजीर से लटकता हुआ ऊपर जहाज के अरशे पर चढ़ गया। मिट्टी का आबखोरा उसके गले में लटक रहा था। अरशे पर जाकर उसने जंगले के साथ साथ खिसकते हुए आगे चलना शुरू कर दिया। सीढ़ियों का दरवाजा उसके बिल्कुल सामने था। उसे मालूम था कि दरवाजा बंद होगा। इस ख्याल से कि शायद दरवाजा खुला हो, उसने करीब जाकर आहिस्ता से उसे अंदर की तरफ दबाया। दरवाजा अंदर से बंद था। सरदार के पास सोचने के लिए वक्त नहीं था। वो सब कुछ पहले ही सोच कर आया था। उसने कमर के गिर्द लपेटी हुई रस्सी खोली, उसे हवादान के साथ कसकर बांधा, फिर उस रस्सी की मदद से हवादान में दाखिल होकर लटक गया और बड़ी आहिस्ती के साथ नीचे उतरने लगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन मुकद्दस देवताओं के शिकार को वापस लाने के लिए उसे ये सब कुछ करना ही था, ख्वाह उसके लिए सरदार की जान ही क्यों न चली जाती। वो आहिस्ता आहिस्ता हवादान के अंधेरे में नीचे उतरता गोदाम के अंदर पहुंच गया। यहाँ तारीकी थी। उसके पांव फर्श के साथ लग गए। रस्सी को वहीं लटकते छोड़कर सरदार एहतियात से कदम उठाता गोदाम से निकलकर राहदारी में आ गया। यहाँ एक धीमा सा लैंप जल रहा था। उसने एक कैबिन के बाहर खड़े होकर कुछ सूंघने की कोशिश की। अंदर से दो औरतों की बू आ रही थी। वो समझ गया कि अंदर एलिज़ाबेथ के अलावा कोई दूसरी औरत भी सो रही है। बदकिस्मती देखिए कि रात को मारिया और एलिज़ाबेथ बातों में इस कदर महव हो गई कि उन्हें कैबिन के दरवाजे को कुंडी लगाना याद ही न रहा। आदमखोर सरदार ने आहिस्ता से दरवाजे को दबाया। वो अंदर की तरफ खुल गया। सरदार की खुशी से बातें खिल गई। उसने अंदर दाखिल होकर देखा, अंधेरे में उसकी आंखों ने एलिज़ाबेथ को एक पलंग पर सोते हुए देख लिया था। उसने दबे पांव उसके करीब जाकर फर्श पर आबखोरा रख दिया और उसके मुंह पर से ढक्कन खोल दिया। पास ही एक पलंग खाली था। यह सरदार को खाली नजर आ रहा था। हकीकत में उस पर मारिया गहरी नींद सो रही थी। आबखोरे का ढक्कन खुलते ही उसमें से बड़ी ही तेज बू कैबिन की फजा में शामिल होने लगी। उसकी बू ने बहुत जल्द एलिज़ाबेथ और उसके साथ ही साथ मारिया को भी बेहोश कर दिया। 5 मिनट के बाद आदमखोर सरदार अंदर आया। उसने एलिज़ाबेथ को हिला जुला कर देखा। वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। उसके साथ वाले पलंग पर मारिया भी बेहोश हो गई थी। सरदार ने आबखोरे के मुंह पर ढक्कन लगाकर उसे फिर से अपने गले में लटकाया। एलिज़ाबेथ को एक खिलौने की तरह उठाकर अपने कंधे पर रखा और कैबिन में से निकलकर राहदारी से गुजरता दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के पास आ गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने बड़ी आहिस्तगी के साथ दरवाजे की कुंडी उतारी। दरवाज़ा खुला और बाहर अरशे पर आ गया। फिर उसने हवादान में से रस्सी ऊपर खींच ली और अकब में आकर किसी जानवर की हल्की सी आवाज़ निकाली। कश्ती में सवार आदमखोर ने भी जवाब में उसी किस्म की सीटी की आवाज़ मुंह से निकाली।
सरदार ने एलिज़ाबेथ की कमर के गिर्द रस्सी बांधकर उसे नीचे लटका दिया। सरदार का साथी कश्ती को जहाज की दीवार के बिल्कुल साथ ले गया। बेहोश एलिज़ाबेथ को कश्ती में डालकर रस्सी खोल दी गई। सरदार उसी तरह लंगर की जंजीर को पकड़कर नीचे कश्ती में उतर आया। अपनी फतह पर वो फूला नहीं समा रहा था। उसके ख्याल में मुकद्दस देवता ने उसकी मदद की थी, इसलिए वो मुकद्दस शिकार को वापस लाने में कामयाब हो गया था। दोनों ने चप्पू संभाल ली और बड़ी तेज रफ्तारी के साथ कश्ती को साहिल की तरफ खींचने लगे। ये जंगली आदमखोर बड़े ज़बरदस्त मल्लाह होते हैं। आन की आन में कश्ती साहिल के साथ जा लगी। उन्होंने कश्ती खींचकर झाड़ियों में छुपाई और बेहोश एलिज़ाबेथ को उठाकर जंगल के अंदर ले गए। उसी वक्त वहां सबको मालूम हो गया कि सरदार मुकद्दस शिकार को वापस ले आया है। आदमखोरों में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता उन पर खुश थे। वो देवताओं के गुस्से और इंतकाम से बच गए थे। एलिज़ाबेथ को इस बार जजीरे में आदमखोरों के झोंपड़े के बजाय गड़े के अंदर खुदे हुए तहखाने में बंद कर दिया गया। ये तहखाना एक कब्र के अंदर बनी हुई लहद की तरह था। अंदर इतनी जगह थी कि एक इंसान बैठ सकता था, वो खड़ा नहीं हो सकता था। अंदर पानी का घड़ा और कुछ फल रखकर लहद के मुंह पर लकड़ी का जंगला चढ़ा दिया गया। ये जंगला इस कदर मजबूत था कि अगर सीढ़ी भी उस पर पंजे मारे तो नहीं टूट सकता था। रात गुजरी तो बादलों की गरज से सबसे पहले अंकल एडगर की आंख खुली। उसने जमाई लेकर अंगीठी जलाई, उस पर पानी गर्म करने के लिए केतली रखी, फिर मौसम की खबर लेने और जरा खुली ताज़ा हवा लेने के लिए कॉरिडोर में से गुजरता सीढ़ियों पर चढ़कर अरशे के दरवाजे के पास आया। उसने हाथ बढ़ाकर कुंडी खोलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजे की जंजीर तो उतरी हुई थी। हैरान हुआ कि दरवाज़ा अंदर से किसने खोल दिया। सोचा शायद मारिया वगैरह अरशे पर ताज़ा हवा में सैर कर रही हो। अरशे पर आकर देखा तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस बारिश में कोई भी अरशे पर सैर करके अपने कपड़े नहीं भिगो सकता। फिर भी उसने मारिया को आवाज़ दी कि शायद वो बरसाती ओढ़े जंगले से लाकर खड़ी हो। मारिया को 3 बार पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। जब एडगर को कुछ तशवीश हुई फिर ख्याल आया कि शायद रात को नाग अंदर से दरवाज़ा बंद करना भूल गया है। उसकी तबीयत बहरहाल कुछ बेचैन सी हो गई। वो सीढ़ियाँ उतरकर नाग के कैबिन में आ गया। उसे जगाया और पूछा कि वो रात सीढ़ियों वाला दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। नाग ने आंखें मलते हुए कहा, दरवाजे की कुंडी तो मैंने खुद लगाई थी। तो फिर वो किसने खोल दिया? क्या दरवाज़ा खुला था? हाँ। नाग जल्दी से बिस्तर छोड़कर उठ बैठा। जल्दी से एलिज़ाबेथ का पता करो। अब एडगर भी परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद ही उन्हें मालूम हो गया कि एलिज़ाबेथ अपने बिस्तर पर नहीं है। उन्होंने मारिया को आवाज़ें दी, वो भी खामोश थी। नाग ने उसके पलंग को टिटोल कर देखा। मारिया मौजूद थी मगर बेहोश थी। कैबिन में एक नागवार सी बू फैली हुई थी। बड़ी मुश्किल के साथ मारिया को होश में लाया गया। वो कुछ न बता सकी कि वो कब और किस तरह से बेहोश हुई। असल में वो तो सोते में ही बेहोश कर दी गई थी। एलिज़ाबेथ की गुमशुदगी का सुनकर वो भी परेशान हो गई। जाहिर है जजीरे के आदमखोर रात को आकर उसे अगवा करके ले गए हैं। नाग ने कहा, कमाल की बात यह है कि तुम लोगों को भी अपने कैबिन का ताला अंदर से लगाना भूल गए थे। मारिया ने कहा, ये बदकिस्मती होगी नाग भैया। रात हम बातों में इस कदर खो गए थे कि मुझे नींद ने जकड़ लिया और हम ताला लगाना भूल गए। सवाल यह है कि वो लोग किधर से अंदर आए कि उन्होंने अंदर आकर सीढ़ियों का दरवाज़ा खोल दिया। नाग बोला, वो हवादान के जरिए नीचे गोदाम में उतरे होंगे और फिर एलिज़ाबेथ के कैबिन में आकर कोई ऐसी दवाई उन्होंने वहाँ छिड़की जिससे एलिज़ाबेथ के साथ साथ मारिया भी बेहोश हो गई और वो उसे उठाकर ले गए। एडगर ने कहा, उनके पास बेहोश करने वाली दवा कहाँ से आ गई? उनके पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं कि अगर जख्म पर लगा दें तो जख्म उसी वक्त मिल जाए। और फिर उन जजीरों में ऐसी जड़ी बूटियाँ तो आम मिल जाती हैं कि जिनके अर्क में इस कदर तेज़ बू निकलती है कि अगर इंसान कुछ देर उसे सूंघता रहे तो बेहोश हो जाता है। एलिज़ाबेथ को भी इसी किस्म की बूटी का अर्क सूंघाया गया होगा। मारिया बोली, वो तो ठीक है, लेकिन अब एलिज़ाबेथ को वापस लाने की तरकीब पर भी गौर करना चाहिए क्योंकि आदमखोर तो अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाग कहने लगा कि एलिज़ाबेथ ने मुझे बताया था कि उसे देवता के त्यौहार के दिन कुर्बान किया जाएगा और त्यौहार में अभी 4 रोज़ बाकी हैं क्योंकि यह त्यौहार चांद की पहली तारीख को होता है, जब चांद की बारीक बाली आसमान पर शाम के वक्त निकलती है और अभी चांद निकलने में 4 दिन रहते हैं। इस तरह से हमारे पास वक्त है। एडगर कहने लगा, वो तो ठीक है, लेकिन हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आदमखोर एलिज़ाबेथ के फिर से अगवा या फरार हो जाने के डर से उसे कहीं दूर दराज इलाके में, मेरा मतलब है जजीरे के किसी ऐसे हिस्से में अंदर की तरफ ले जाएं कि हमें उसका सुराग तक न मिल सके। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना चाहिए। मारिया ने कहा, मेरे ख्याल में हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। कोई पता नहीं ये आदमखोर एलिज़ाबेथ को इतनी मोहलत न दे। हमें उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए फ़ौरन हरकत में आ जाना चाहिए। अगर आप लोग तैयार नहीं तो मैं जाकर एलिज़ाबेथ को वापस लाने की कोशिश करती हूँ। नाग ने कहा, तुम्हारा जाना बेकार होगा क्योंकि तुम एलिज़ाबेथ को तो गायब कर नहीं सकोगी। हाँ, कुछ आदमखोरों को ज़रूर हला करोगी। अगर इस तरह से हमारा मकसद हल नहीं होगा वो तो एलिज़ाबेथ को फिर मार डालेंगे। एडगर ने कहा, तो फिर क्या इरादा है? क्या एलिज़ाबेथ को हम भूल जाएं? नाग कहने लगा, ये हमने कब फैसला किया है? मेरी राय है कि तुम लोग इसी जहाज में ठहरो, मैं जाता हूँ और एलिज़ाबेथ की खबर लाता हूँ। बल्कि अगर हो सका तो उसे किसी न किसी तरह उन आदमखोरों की कैद से छुड़ा मैं लाऊंगा।
آخر اسی رائے پر اتفاق کیا گیا کہ ناگ جزیرے پر جائے گا اور الزبتھ کو بجا کر لائے گا۔ ناگ نے جلدی جلدی تھوڑا بہت ناشتہ کیا، کافی کی ایک پیالی حلق میں انڈیلی اور گرتی بارش میں عرشے پر آ کر ایک گہرا سانس لیا اور باز کی شکل اختیار کر کے ہوا میں بلند ہوا اور جزیرے کی طرف پرواز کر گیا۔ بارش میں اگرچہ اسے اڑنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پر گیلے ہو رہے تھے، لیکن چونکہ جزیرہ زیادہ دور نہیں تھا اس لیے وہ بہت جلد جنگل میں جا کر ایک درخت پر اتر کر اس کی شاخ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جنگل کا جائزہ لیا۔ وہ آدم خوروں کے ٹھکانے سے ابھی کچھ دور تھا۔ وہ پر پھیلا کر اڑا اور اڑتے اڑتے اس جگہ آ گیا جہاں نیچے آدم خوروں کے جھونپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک بات سے اس کی تسلی ہو گئی کہ قربانی کی تیاریاں نہیں ہو رہی تھی، گویا الزبتھ جہاں بھی تھی زندہ تھی ابھی۔ اب سوال یہ تھا کہ کس شکل میں آدم خوروں کے جھونپڑے میں اترے کہ آرام سے الزبتھ کو تلاش کر سکے۔ اگر وہ سانپ بن کر جاتا ہے تو کسی نے دیکھ لیا تو اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ باز کی شکل میں وہ جھونپڑوں کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ لوگ باز کو دیکھ کر اس کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ باز کے پر یہ لوگ اپنے سروں پر بڑے شوق سے باندھتے ہیں۔ بلکہ ابھی وہ درختوں کے اوپر اڑ ہی رہا تھا کہ ایک آدم خور کی نظر اس پر پڑ گئی اور اس نے تیر چلا دیا۔ کم بخت غضب کے نشانہ باز تھے یہ لوگ۔ زہر آلو تیر ناگ کے بالکل قریب سے ہو کر آسمان کی طرف نکل گیا۔ ناگ بڑی تیزی سے غوطہ کھا کر دوسری طرف نکل گیا۔ پھر وہ ایک گنجان درخت میں اتر آیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ سوچتے سوچتے اسے خیال آ ہی گیا کیوں نہ وہ ایک آدم خور کا روپ دھار لے، لیکن اس میں ایک مصیبت یہ تھی کہ آدم خور اسے پہچان جائیں گے کہ یہ کوئی باہر کے قبیلے سے آیا ہے اور یوں اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ سارے آدم خور ایک دوسرے کی شکلوں سے واقف تھے۔ اپنے درمیان ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ شک میں پڑ سکتے تھے اور اس پر حملہ کر سکتے تھے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوچتے سوچتے ناگ نے آخر میں فیصلہ یہی کیا کہ اسے ایک چھوٹا سا پرندہ بن کر نیچے جانا چاہیے۔ پس وہ ایک چھوٹی سی زرد رنگ کی افریقی چڑیا بن گیا۔ اس قسم کی چڑیاں ان علاقوں میں بہت ہوتی ہیں۔ ناگ چڑیا بن کر آدم خوروں کی جھونپڑیوں کے پاس ایک ٹہنی پر آ کر بیٹھ گیا اور چونچ جھکا کر ان لوگوں کی حرکتوں کا جائزہ لینے لگا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک آدم خور ایک پیالہ لیے ایک طرف جا رہا ہے۔ ناگ اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ آدم خور درختوں کے درمیان ایک گڑھے میں اتر گیا۔ ناگ گڑھے کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ یہی وہ گڑھا تھا جس کے اندر والی کھو میں الزبتھ قید تھی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ ناگ نے الزبتھ کو کس طرح آدم خوروں سے بچایا؟ امبر تانبے کے آسمانی مخلوق کے سیارے سے کیسے واپس آیا؟ کیا ماریا اور امبر دوبارہ مل سکے؟ یہ سب حالات جاننے کے لیے اسی کہانی کی اگلی قسط نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔